आज हम पढ़ेंगे टैक्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। आज हम समझने की कोशिश करेंगे नया टॉपिक। किसकी बात चल रही थी? टैक्स, उसकी इतिहास की। इतिहास की कोई भी घटना सत्य नहीं होती, ऐसा हम पता क्या क्यों कह रहे हैं? पता क्यों कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन पूछना तुमसे। लोगों को पता था सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया, ठीक आया। अशोक के अभिलेख यहां से मिल रहे, एक वहां से मिल रहा है, एक वहां से मिल रहा है। ये अशोक इस दिन इस डेट को यहां गया था, इस डेट को जाकर उसने वहां ये काम करा। उसकी एक लव स्टोरी थी, चार चार उसकी रानियां थी, उसके साथ इसके संबंध थे। ऐसा ही तो हो सिया, ठीक। यहाँ बैठे जितने भी इंसान हैं, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुमसे ध्यान से सुनना। क्या तुम्हारे जीवन काल में ऐसी कोई घटना घटी, एक घटना ऐसी जो सिर्फ तुम्हें पता और तुमसे बहुत गुप्त रखना चाहते हो और उसकी किसी को नहीं बताना चाहते जिंदगी में, और सबके पास हो गया? गारंटी दे रहा हूँ लिख कर। लेकिन तुम कभी से शेयर जिंदगी में शेयर भी नहीं करना चाहते किसी के साथ। चाहते हो? ये बात सही है गलत है? अभी मुझे मुझे तुम्हारे बारे में सबका पता, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बताने किसी को, ठीक। एक घटना तुम्हारे जीवन काल में ऐसी होगी, ठीक। अभी तो मैंने एक घटना जिक्र करा है, वो तुम्हारे जीवन काल में पूरा का पूरा पहाड़ टूटा पड़ा, वो लग केस। ए चुप हो जाओ, अभी रहने दो। समझ में आया? होगा ऐसे कितने व्यक्ति जीवन जिसके जीवन काल में ऐसी घटना है कि उसकी वो पर्सनल घटना, लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहता, ना कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। हो जरूरी है, समझ लो, ठीक। कभी नहीं बताना चाहते। इतिहास की बात बता रहा हूँ। इतिहास में जितने भी राजा थे ना, उनकी जानकारी अभिलेखों के और ग्रंथों के आधार पर लगाई। ग्रंथ हमेशा जब लिखे जब सब चीज बीत चुकी हो। तुम कैसे कह सकते हो उसकी, मेरे जो मंदिर अंदर की बात है, उन्होंने भी पता लगा मेरी कौन सी रानी थी। तुमको पता है कौन सी मेरी रानी थी? तुम्हें क्या पता मेरी कितनी रानियां थी? पता था अगर मैं राजा था तो कभी मैं अपने जीवन की व्यक्तिगत घटना के सामने शेयर करना चाहूंगा किसी से? अपनी जो मेरे जीवन की व्यक्तिगत घटना होगी, मैं कैसे किसी के साथ, तुम अपनी, अब तुम्हारे जीवन काल में ऐसी कोई घटना, वास्तविक चरित्र तुम कभी सामने नहीं लेकर आ सकते अपना, जो तुम हो वास्तव में। ऐसी तुम्हारे जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं होंगी। इसलिए इतिहास झूठ हो, साहित्य सच हो। हाँ, हकीकत। कल पढ़ रहा था एक लेखक को, और साफ साफ कहा उसने, इतिहास हमेशा झूठ होगा, इतिहास में वो होगा जो नहीं हुआ होगा। और साहित्य हमेशा ना समाज का दर्पण कहा जा साहित्य को, समाज का दर्पण, आईना दिखाने वाला। अगर तुमने प्रेमचंद को पढ़ लिया ना 1915 से लेकर 1936 तक, तो भारतीय जो समाज है ना वहाँ का, उसमें जो घटनाएं होंगी वे झूठ होगी साहित्य में, क्योंकि कहानियाँ बताई जा, ठीक। अब तुम पढ़ रहे कहानियाँ बूढ़ी काकी, कहीं बूढ़ी काकी खेत में थोड़ा ही थी। समझ में आई बात है? अभी इतिहास वाले स्टूडेंट की थोड़ा थोड़ा ही बूढ़ी काकी को ढूंढने जाकर शुरू कर दिया कि बूढ़ी काकी थी, एक बार इस तरह खाया करती थी, कहाँ कहाँ खाना खाया था उसने। समझ में आया बात है? उसमें चरित्र जो होंगे वे झूठ होंगे, लेकिन जो समाज को आईना दिखाया गया होगा कि जो वृद्ध व्यक्ति थे उनकी हालत इस टाइम पे ऐसी थी, ऐसी रही होगी वृद्धों की हालत, इसीलिए जिस राइटर ने कहानी लिखी होगी हकीकत में लिखी हुई। इसलिए साहित्य सच हो, इतिहास झूठ हो। जितना भी ऐसे इतिहास लिखा गया सारा झूठ है। समझ में आया बात? ठीक। हाँ, सच में ही बताई ये बात हम कल पढ़ रहे थे। कल पढ़ते 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 मैंने यही बात सीखी कि ये बात हकीकत बात है। अब तुम्हारे जीवन में जो ऐसी घटनाएं घटी जो किसी को नहीं पता, अनेक घटनाएं होंगी, लेकिन तुम वो कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। समझ में आई बात है? चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन शेयर नहीं करने की बिल्कुल भी। पर्सनल कुछ ऐसी बात होगी तो तुम कैसे मान लोगे इतिहास में इस राजा का इस रानी के साथ चक्कर था, ये था वो था फलाना? ऐसी कोई पर्सनल जानकारी दोगा कि देगा कोई? समझ में? कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं देता। लोग भी सोशल मीडिया पर सामने आने से बचते हैं, बड़े बड़े हीरो नहीं देते सामने जानकारी आगे। वे तो राजा थे, राजा देंगे जानकारी तुम्हें, इसकी रानी के साथ चक्कर था, उसके साथ उसकी लव स्टोरी पैदा हुई थी। तो इतिहास क्या हो? झूठ, साहित्य सच हो। और कुछ पूछना? आज हम पढ़ेंगे जो टैक्स है ना, टैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? कर का वर्गीकरण, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स।
बेसिस ऑन द नेचर। टैक्स का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर। भारत के अंदर भारत क्या दुनिया में, पूरी दुनिया की बात करो पहले। भारत के अंदर आ जाना, पहले पूरी दुनिया की बात करो। पूरी दुनिया की सरकारें टैक्स लगाती है, पूरी दुनिया की सरकारें टैक्स के साथ, टैक्स के माध्यम से पैसा कमाती है। भारत की सरकारें नहीं, पूरी दुनिया की सरकारें टैक्स के माध्यम से पैसा कमाती है। टैक्स के माध्यम से पैसा कलेक्ट करती है, फिर अपना बजट बनाती है। जितना पैसा इकट्ठा हुआ फिर भारत के लोगों भी खर्च करती है। आया समझ में? तुम तो लगता बस भारत सरकार बहुत टैक्स लेती, बहुत टैक्स लेती। खर्च भी तो तुम पे कर रही, खर्च भी तो तुम पे कर रही। समझ में आया बात है? लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी टैक्स लिए जाते हैं ना, टैक्स सारे के सारे टैक्स नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। टैक्स का वर्गीकरण समझ आई बात है? टैक्स का वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण टैक्स को बांट रहे। टैक्स दो ही प्रकार के हों, तुमने भी पढ़ा होगा। जब तुम टैक्स के ऊपर सर्च कर रहे हो, रिसर्च चल रही होगी तुम्हारी तो रिसर्च ही गूगल से चला, किताबों तुमको झांका नहीं आका आज तक। तो जब गूगल में तुम रिसर्च कर रहे होंगे, वहाँ दो ही प्रकार के टैक्स दिखाई दे रहे हो तुम्हें, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो टैक्स हमारे दो प्रकार के हैं, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। नंबर फर्स्ट, एक हमारा प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। दूसरे नंबर का हो अप्रत्यक्ष कर। और जब हम कल लास्ट क्लास ऑफ कर देते थे तो तुम्हें समझाए थे कि जो अप्रत्यक्ष कर हो, जरा मुझे वो समझा दो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो, डायरेक्ट टैक्स क्या हो, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो, कल बताए थे कि सर्च करके ले आना। ठीक हो सकता तुमने अपनी कॉपी में लिख भी रखा हो, पहले पढ़ा भी होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर और एक क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर। आज का सवाल यही है हमारा कि कौन सा प्रत्यक्ष कर हो, कौन सा अप्रत्यक्ष कर हो। अप्रत्यक्ष का मतलब तो समझते हैं, आया समझ? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ डायरेक्ट, घर जाकर तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो, ये तो अंतर समझ में आया। अब टैक्स तो सब दे रहे, पूरी दुनिया की सरकारें टैक्स पे करती है। पूरी दुनिया की जो सरकार है ना, वे सब टैक्स कलेक्ट करती है और जनता सब टैक्स पे करती है। टैक्स दो प्रकार के हो, एक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो। अब भारत की सरकार के द्वारा कौन से लगाया जा? प्रत्यक्ष कर लगाया जाए, अप्रत्यक्ष कर लगाया जा, दोनों प्रकार के कर लगाया जा। पूरी दुनिया की सरकारें टैक्स लगाती है, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। अब जरा तुमसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, कितने बंदों को पता कि डायरेक्ट टैक्स क्या हो? कुछ तो पता ही होगा, पढ़ा भी होगा, पता डायरेक्ट टैक्स क्या हो? इतने सारे टैक्स पढ़ लिए तुमने जी, केंद्र सरकार के टैक्स, ये राज्य सरकार के टैक्स, तुम अब तो नहीं पता कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। चुंगी का डायरेक्ट है, शाबाश। आप बताओ कौन से डायरेक्ट हो, कौन से इनडायरेक्ट हो? जो डायरेक्ट टैक्स होंगे वे तो वही टैक्स होंगे कि जिनका भुगतान जो व्यक्ति होगा, कोई संस्था होगी, प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, जबकि डायरेक्ट करेंगे। अच्छा। और जो अप्रत्यक्ष कर होंगे वे ऐसे कर होंगे जिनका भुगतान हम अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, यानी कि दूसरों के द्वारा करवाएंगे। शाबाश। आप बताओ। ये डायरेक्ट जैसे इनकम टैक्स, बिल्कुल थोड़ा सही बताया आपने। अब बताओ। टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स हो गया। मैं पूछ रहा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे परिभाषित करोगे? इसमें होता है कि इसमें जो हम टैक्स लगा रहे हैं ना, वो जो हमारा प्रारंभिक उपभोगकर्ता होता है, जिसको हम पहली बार लगा रहे हैं, और वही हमारा अंतिम होगा। हम इसमें 20 में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इनडायरेक्ट में क्या करूँगा, जब वस्तु को लगाया तो पहले हम केंद्र के द्वारा लगा देंगे, फिर उपभोक्ता अंतिम बनता है। इसमें यूपीएससी वाला उठ को भागा जाएगा, इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही तू बता बता। डायरेक्ट टैक्स क्या हो, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो? केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने टैक्स पढ़े थे तुम ना, राज्य सरकार के द्वारा टैक्स पढ़े थे, उसमें तो कुछ ऐसे जो डायरेक्ट, कुछ ऐसे जो इनडायरेक्ट। बता। टोल टैक्स, अच्छा। तू बता डायरेक्ट टैक्स कौन से हो, प्रत्यक्ष कर कौन से हो, अप्रत्यक्ष कर कौन से हो? इतने सारे टैक्स पढ़ के बैठे हुए यार तुम। तू बता वीनू, बता कौन सा टैक्स डायरेक्ट, कौन सा इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? बताओ।
इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे पता लगा? क्योंकि सेवा जैसे सेवा और वस्तुओं में कोई कंपनी उसने एक जैसे कोई वो मार्कर बनाया तो उस पर उसकी लागत होगी 90 रुपए का पेन हो गया और उस पर सरकार भी टैक्स लगा दी तो 10 और जो टैक्स हुआ तो वो 10 ना वो उस उपभोक्ता से निकाल देगा वो पैसे। अच्छा, आप बताओ, इतने सारे टैक्स पढ़े आपने, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स पढ़े, राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स पढ़े, पूरी लिस्ट तैयार है। बताओ कौन से डायरेक्ट टैक्स है, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसे परिभाषित करोगे? कुछ सर्च भी करके आए होंगे। बताओ, है कुछ जानकारी? प्रत्यक्ष कर तो वही होता है जो हम जैसे कि इनकम टैक्स हो गया और ये चूंकि कर होता है ये प्रत्यक्ष कर है। अच्छा। और जो सर्विस टैक्स होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। सर्विस टैक्स कहाँ पढ़ा था, सर्च करा था? जैसे हम कोई मूवी देखने गए वाह, बंदी मोन में मूवी देखने जा रही है। बताओ बताओ बताओ। हम वहाँ पर इंटरटेनमेंट टैक्स देंगे तो हम प्रत्यक्ष देंगे ना वहाँ पर। डायरेक्ट दोगे टैक्स? वो टैक्स दे रहे, आप पैसे दे रहे हो उसे? तो वो टैक्स तो हमारे से वही लगेगा पैसे वो सरकार ले, वो सरकार को दे रहे सीधा। आप सरकार की जमाई हो। जैसे टोल टैक्स हो गया टोल टैक्स होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो गए? तो ये जो हम खुद अपने हाथ से पाकिस्तान का नाम सुना? उसकी तरह की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बार बार आ रहा है। ठीक, अब मैं समझाने जा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स क्या हो, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो। एक्चुअली पता क्या हो, ये सारी बातें जो संसद के द्वारा कानून बनाए जा, टैक्स के जो कानून होंगे उसके अंदर सब लिखा रहता है कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट। और जो यूट्यूबर्स होंगे या टीचर्स होंगे वही चीज़ में किताब में लिख देते हैं, किताब बनाई जाती है इस तरह, छाप को चीज़ को हम किताब में छाप देते हैं। टीचर भी किताब को पढ़ते हैं और किताब को जब पढ़ते हैं, किताब को पढ़ किताब में लिखा बहुत जटिल लैंग्वेज, और जब जटिल लैंग्वेज लिखा हुआ फिर जटिल लैंग्वेज को बता वहाँ उपभोक्ता को फलाने को अप्रत्यक्ष कर सर्विस टैक्स ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ागा। तो ये बच्चों की ना बोलते बाउंसर चला जा, क्योंकि तुम्हें पता कानून की भाषा ना वकील ही समझ सके और तुम वकील बनने की पूरी कोशिश करो, आए समझ में? ठीक, तो फिर तो कठिनाई होगी। आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स समझाऊंगा तुम्हें और पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने की। समझ पाए बात है? और कभी बता दोगे तुम, अभी तुम बैठे बैठे सब अंतर करोगे, बता दोगे कौन सा डायरेक्ट होगा कौन सा इनडायरेक्ट होगा। पक्की बात, स्टार्ट करो। ठीक, और फिर तुम बताना कि कौन सा बेहतर है, ये बताने जाना। ये भी पूछूंगा तुमसे कौन सा बेहतर है। समझ पाए बात है? ठीक, तो हम समझाने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा। ठीक, और किताबी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो। इकोनॉमिक्स कई बार समझा दिया मैंने, इकोनॉमिक्स किताब में है नहीं। ठीक, मैंने पहले समझा दिया, मैं पहले समझा दिया, जो मैं समझाऊंगा वो है नहीं किताब पर, क्योंकि एक इंसान अपना अनुभव भी तो जोड़ो उसको, और मेन चीज़ वही हो। चले, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होंगे? नंबर फर्स्ट, ये ना जो डायरेक्ट टैक्स होगा ये व्यक्तियों की या संस्थाओं की इनकम पर लगाया जाएगा हमेशा। किस पर? इनकम पर। पहली खास बात, प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष करो दोनों सरकार के द्वारा ली जाती हैं। चाहे प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष करो, दोनों सरकार द्वारा ली जाते हैं। सरकार दोनों को अपने पास रखती है टैक्स को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ठीक, दूसरा ये ना व्यक्तियों की इनकम पर लगता होगा। व्यक्ति नहीं होंगे तो तुम किसी कोई संस्था होगी, तुम्हारी इनकम पर लगता होगा। तो व्यक्तियों की या संस्थाओं की इनकम पर लिया जाने वाला, आय पर लिया जाने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहलाता है। मुझे तो लगता नहीं इससे आसान कोई परिभाषा होगी। अभी और भी समझाऊंगा, जैसे इनकम टैक्स, पैन कार्ड बनवाए हो, घर घर में रखा होगा, सरकार बहुत तेज है। पहले जो तुम्हारी ना पैन कार्ड लगा कर बैंक बिना पैन कार्ड के खाता खोल नहीं सकते। पैन कार्ड को हम आयकर विभाग, उस पर लिखा है आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंग्लिश में। उस इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वही चेक करता तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे। अगर 2.5 लाख रुपए से कम कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख हुए ना तुरंत पैसे काट लगा एक साल के अंदर अगर पड़े रहे। और कितने काटेगा उस पर रेट भी है। समझ में आया बात है? 5% काटेगा। समझ में आया बात है? इनके रेट बदलते रहते हैं। जो इनकम टैक्स हमारा यानी मनुष्य की आय पर लिया जाने वाला कर, मनुष्य की जो व्यक्ति हमारे यहाँ से या संस्था हो कोई, उसकी आय पर जो कर लगता होगा वो हमारा प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। ये तो अच्छी बात है। अब अप्रत्यक्ष कर भी क्या बता दो किसे कहते हैं? ये आय पर नहीं लगता, इसी खास बात होगी। ये भी नंबर फर्स्ट, इसमें ना ये जिस व्यक्ति पर लगता होगा प्रत्यक्ष कर, इसे वही पे करता होगा।
ठीक, इसे पे भी वही करता होगा और बियर भी वही करता होगा। वो मान लो ए नाम के व्यक्ति पे हमने टैक्स लगा दिया, इसे तो यही तो इसे पे करता होगा टैक्स, इसे ही देना पड़ेगा, यही से बियर कर देगा। क्या कर देगा? बियर। शिफ्ट नहीं कर सकता कभी भी। यानी इसके ऊपर जो टैक्स लगाया, जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया ना, जिसकी जिम्मेदारी इस पर टैक्स लगाया तो यही पे कर देगा, इसके अलावा कोई पे नहीं कर सकता, ये दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। खास बात यह होगी, टैक्स को शिफ्ट कर देते हैं हम। वो समझाऊंगा मैं कैसे शिफ्ट कर देते हैं, मेन खूबी हो टैक्स के अंदर। या अप्रत्यक्ष कर की क्या खास बात होगी, ये वस्तुओं पर लगाया जाएगा हमेशा, वस्तुओं पर, सेवाओं पर, हम दूसरे पर शिफ्ट कर देंगे। किसके ऊपर? देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, ये भी मान लो बी नाम का कोई व्यक्ति, समझ आई बात, कोई वस्तु होगी हमारी, उस पर जो टैक्स लगाया गया, टैक्स लगा दिया वस्तु, तो इसमें क्या खास बात, इस पर ये भी जिस पर लगाया गया वही देगा, लेकिन एक चीज खास बात होगी, इस पर जो बोझ पड़ा वो दूसरे पर शिफ्ट कर देगा। बी ना सी के पास चला जाएगा, पता क्या करेगा? ये वस्तु की कीमत बढ़ा देगा। अब बताओ, तुम अपने पैसे दूसरे को दे दोगे, तुम्हारी जो इनकम हो रही दूसरे को दे दोगे? यानी इसका मतलब जो प्रत्यक्ष करो ना, उसके अंदर ये खूबी होगी, वो हमेशा तुम्हारी आय पर ले जाएगा और तुम अपनी आय कभी दूसरे को दे दोगे। लेकिन जो तुम्हारे पास वस्तु, तुमने वो इस वस्तु को बेच रही है, तुम पता लगा सरकार, मैंने अब मार्कर बनाया है, मार्कर वस्तु के अंदर आ गई, मार्कर बनाया, सरकार कहने लगी बेटा 5 रुपये टैक्स दूंगी। अच्छा, मैं अपना मैंने कहा 10 का तो मैंने बनाई, 5 तूने ले लिए, मैं नहीं बेचने वाला, मैं 17 का बेचूंगा, मैं मार्कर। मैंने कहा सरकार कोई बात नहीं, ले जाओ तुम टैक्स। मैंने जो टैक्स सरकार ने मेरे को बोझ डाला, मैंने वो बोझ ना आगे शिफ्ट कर दिया, और जो आम उपभोक्ता थे, मैंने तो बनाया, तुम खरीदने वाले, और तुम खरीदने वाले उपभोक्ता पर इसका अंतिम असर पड़ता होगा। अप्रत्यक्ष कर का ना जो सीधा प्रभाव है वो उपभोक्ता पड़ता, आम आदमी पर, इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा होगी, जिसकी बहुत ज्यादा इनकम होगी, इनकम टैक्स उसी पर तो लगता होगा। आया समझो, ये गरीब आदमियों पर टैक्स लगाओगे, जो ठेले वाले इन पर टैक्स लगाओगे बेचारों को, आज जो सब्जी बेचते फिर गलियों में, इन पर टैक्स लगाओगे तुम। बात समझ में आया? यही समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। जो अप्रत्यक्ष कर है ना, अप्रत्यक्ष कर का जो सीधा बोझ होगा आम उपभोक्ता पर पड़ता होगा, जो हम तुम घर में बैठे हुए हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? इंपॉर्टेंट। तो जो प्रत्यक्ष कर है ना, उसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते कभी भी, लेकिन इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर को हम शिफ्ट कर सकते हैं वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर। कैसे वस्तुओं की? बताओ, इतनी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? समझ में आया बात? या एक बार समझ लोगे फिर किताब की जरूरत नहीं है, ऐसे ही 50 किताब लिख दोगे। पूछोगे प्रत्यक्ष कर क्या हो, देख प्रत्यक्ष कर की यह खास बात हो, ऐसा समझोगे, प्रत्यक्ष कर की यह खास बात हो, ये हमेशा व्यक्ति हो, संस्था हो, उसकी आय पर लगने वाला जो कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स। समझ में आई बात है? उनके पास जो कॉर्पोरेट है, तुम संस्था हो, तुम कंपनी हो, तुम एसपीएल हो, चाहे कंपनी हो, तुमने सारी इनकम का आजा बेटा टैक्स दे हो जाओ, डायरेक्ट टैक्स उनकी इनकम पर लग रहा है। आया समझ? अभी मैं ऐसा करेंगे क्या, अपनी इनकम किसी और को दे देंगे? आया समझ में? इसका मतलब जो प्रत्यक्ष कर ना डायरेक्ट टैक्स, उसे कभी भी शिफ्ट नहीं करा जा सकता। डायरेक्ट टैक्स जो होगा ना, उसे कभी भी शिफ्ट नहीं करा जा सकता, उसे कभी भी दूसरे पर बियर नहीं कर सकते। यहां बियर करने वाला भी और पे करने वाला भी एक ही होगा। जिस पर टैक्स लगाया गया वही टैक्स देगा, वो कभी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट टैक्स होगा। लिख सकते हो साधारण तरीके से, यही लिखना, वो तुरंत पहचान लगा, इसका कंसेप्ट क्लियर है, यही चाहिए उसे। मेन चीज वो छोटी सी बात देख के पहचान ल, इन्हें किसने रट रखा और किसने समझ रखा। समझ में आया बात है? और अपनी भाषा में लिखो, क्योंकि तुम भी एक राइटर हो समझने के बाद। दूसरे नंबर पर अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या हो गया, यो ना लगाया जाएगा व्यक्तियों पर, यो सरकार ही लगागी, इसे भी सरकार ही लगाती है, ये भी व्यक्ति पर लगाया, ये व्यक्ति पर लगाया जा, ये कॉमन बात होगी, दोनों में समानता हो गया। लेकिन जो इस पर टैक्स का बोझ पड़ता होगा, ये किसी दूसरे पर शिफ्ट कर देगा, वस्तु की कीमत बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? वस्तु की कीमत। और जो उपभोक्ता, जो सी नाम का कैंडिडेट है, सी नाम का कैंडिडेट अगर डी को बेचना ना, आया समझ में, तो कम में तो बेचने था, ये भी वस्तु की कीमत बढ़ा देगा। जो इसके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा वो दूसरे पर शिफ्ट कर देगा। और जब आम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचती होगी, अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचती होगी, वस्तु बहुत महंगी हो चुकी होगी। बात समझ में आया? ठीक। अब देखो, ये अप्रत्यक्ष कर है ना, और ये प्रत्यक्ष कर है हमारा। तो भारत के अंदर अगर हम अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाते चले जाएंगे, इसका मतलब भारत के अंदर ना जितने भी अप्रत्यक्ष कर, सारी वस्तुएं महंगी होती चली जाएगी। आज भारत के अंदर ना अप्रत्यक्ष कर की मात्रा लगातार तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। भारत के आम उपभोक्ता पर, इसके मानव मस्तिष्क पर, उसके शारीरिक रूप से, उसकी सारी इनकमों पर, उसके सारे क्षेत्र प्रभावित हो रहे और बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा, इसलिए महंगाई बढ़ रही। इसलिए सरकार की आलोचना हो, अप्रत्यक्ष कर जो इंडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स पर क्यों? जीएसटी में वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स का मतलब वस्तुएं होंगी, सर्विस का मतलब सेवाएं होंगी, वस्तु और सेवा पर लगने वाला टैक्स, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल इसका आया समझ में? जीएसटी, अपने दिमाग तो सोचना पहले,
अब मैं बहुत सारे उदाहरण पूछता हूँ तुमसे और तुमसे पूछूंगा ये डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक, बात समझना ध्यान से अच्छे तरीके से। तुमने ना तो ये भी सोचे ना, सोचते वक्त क्यों नहीं है ऐसे लिखवाया तो ऐसा होगा, ये सोचना क्या हम इस टैक्स को कभी दूसरे पे शिफ्ट कर सके, अगर नहीं कर सकते ना दूसरे पे शिफ्ट, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स होगा। अगर कर सकते हो ना दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स होगा। बताओ यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी इसका मतलब केंद्र सरकार लगाएगी, जैसे वस्तु का उत्पादन होगा लगा दिया वस्तु पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब किसी वस्तु पर लगाएगी, वस्तु पर लगाया गया। और जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी अप्रत्यक्ष करनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर, इस पर लगाया, इसका मतलब अप्रत्यक्ष कर होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर टैक्स लगाया। अब ये जो अगले वाले बंदे को बेचने वाला होगा आज समझ सस्ते में नहीं बेचने का, दाम बढ़ागा, और जैसे दाम बढ़ागा तुरंत अप्रत्यक्ष कर में चला जाएगा। बात समझ में आया? इसका मतलब यूनियन एक्साइज ड्यूटी केंद्रीय उत्पाद कर, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक, इस केंद्रीय उत्पाद कर जो होगा वस्तु पर लगाया जाने वाला वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं अप्रत्यक्ष कर होगा। बात समझ में आई है? बहुत रट्टा मार रहे थे। अब बताओ कौन सा गूगल समझा देगा तुम्हें, कौन सा यूट्यूब समझा देगा तुम्हें, समझा ना, कोई किताब भी समझा नहीं। अब मैंने तुम बताया किताब कैसे छापी गई, ऐसी 50 किताब लिख दो यहाँ से पढ़ गए, कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है। जीवन काल में ना अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो एक ना माध्यम की जरूरत बहुत जरूरी हो। जीवन काल में एक इंसान को गुरु मानना बहुत जरूरी, समझ में बात है? गुरु जहां तुम सब कुछ हार जाओ, सब कुछ मतलब सब कुछ, माँ बाप को भी हार जाओ, इसलिए माँ बाप से भी बड़ा बताया गया गुरु जी का दर्जा, गुरु जी का दर्जा माँ बाप से बड़ा बताया गया। धर्मशास्त्र ग्रंथों को पढ़ने के बाद पता लगता है, समझ में आया नहीं? ये थोड़ा ही बताया गया, समझ में आया? चलो इतनी बात बताओ समझ में आई। अब मैं एक टैक्स का नाम लेता हूँ और तुम बताना ये कौन सा टैक्स होगा। हम रोड पर गाड़ी लेकर जा रहे थे, रास्ते में रोका हम और कहा बेटा आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड चलने वाले हैं, टोल टैक्स दो। चलो बहुत बदतमीजी, टोल टैक्स तो मैंने अपनी जेब से निकाल कर दिया, क्या मैं एक काम करूँगा ये मेरे पड़ोस में बैठा होगा उसे दे दूंगा और वो दूसरे शिफ्ट कर देगा, इसका मतलब टोल टैक्स डायरेक्ट टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। यानी मेरे ऊपर बढ़ने वाला जो बर्डन है मैं दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब डायरेक्ट दिया मैंने समझ आया समझ। या मेरी गाड़ी में फास्ट टैग लगा होगा, उस अकाउंट था तो मेरे ही कटेगा, या ऐसा होगा मेरे अकाउंट के पैसे में फटाफट किसी को और के मैं डाल दूँ, ऐसे समझ में नहीं कर सकते। अब तुम्हारे दिमाग में खुद आइडिया जनरेट हो रहे हैं और तुम सोच रहे हो यार कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स होगा, कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, पढ़ाई गया अभी तक चलना स्टार्ट हुआ नहीं दिमाग, ठीक, तो तुमने पता नहीं तुम क्या सोच रहे। नेक्स्ट, अब अगला सवाल पूछता हूँ, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स। जब तुम स्टाम्प बनवाते हो, जमीन खरीदी तुमने, आज समझ में, जब तुमने जमीन खरीदे तुम, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा होगा, अब पैसा होगा तो तुम्हारी इनकम पर लग रहा हो टैक्स, क्योंकि तुम प्रॉपर्टी खरीदे ना, प्रॉपर्टी का एक प्रकार का इनकम हो, और जो इनकम पर लगने वाला टैक्स हो एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स हो। ऐसा होगा कि स्टाम्प जमीन खरीद रहे तुम और स्टाम्प खरीदवाओगे किसी और पर, समझ में आया बात है? ऐसा भी कर दोगे, इसका कितना हास्य पद लग रहा तुम्हें सुनने में भी, तुम खुद ही महसूस हो चुका कौन सा डायरेक्ट होगा कौन सा इनडायरेक्ट हो। मैं यहाँ रुकने वाला ही नहीं, देखिए मैं सारे टैक्स डिस्कस करूँगा तुम्हारे साथ। इतनी बात बताओ समझ में? जो वैट हो, वैट है नहीं था, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, इसे बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे हम बिक्री कर भी कहते हैं। तो बिक्री करते इधर जाता होगा सारा, बिक्री जब वस्तु की बिक्री करते होगा आप इसे बेच दो, वो उसे बेच देगा, वो उसे बेच देगा, तो वस्तु को ना कीमत बढ़ाकर शिफ्ट कर सकता होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा, समझे? वैट की जगह हम जीएसटी चलाया, बात समझ में आई है? किसी बच्चे के यहाँ तो कोई दिक्कत? एक होता है सेवा कर, सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं। क्या हम सर्विस टैक्स को दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जीएसटी का नाम ही वस्तु एवं सेवा कर है, तो जीएसटी, जी का मतलब गुड्स, वस्तु तो होगी, सेवा होगी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वस्तुओं को, सेवाओं को हम कैसे दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं? ये समझा दो। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया, मान लो मेरा पढ़ाने की इच्छा नहीं है, अगले साल मैंने तुम्हारा एडमिशन कहीं बड़े से इंस्टीट्यूट में करवा दिया, दिल्ली जैसे में मैंने तुम वहीं पढ़ने भेज दिया, ठीक, अफोर्डेबल कर लिया तुमने, खाना दाना सब, उसके बाद इंस्टीट्यूट में मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया, सरकार ने लगाया उसके ऊपर टैक्स, पता किसके ऊपर? इंस्टीट्यूट के ऊपर टैक्स, उसने जीएसटी पे कर दिया, जीएसटी पे करा, जीएसटी तो पता है अप्रत्यक्ष करा। अभी समझाना चाह रहा हूँ वो सेवाएं कैसे अप्रत्यक्ष करके अंदर आ गई। तो जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहे होंगे उनको तो सरकार ने टैक्स लगाया होगा, उनकी इनकम पर लगाया होगा, नहीं लगाया होगा? लगाया होगा, ठीक। उसने क्या होगा, तुम्हें वे क्या देते हैं? इंस्टीट्यूट को अपनी सेवा दे रहे थे, उनके ऊपर जो बोझ पड़ रहा था ना, फिर उन्होंने भी क्या करा होगा, जब सरकार ने टैक्स लगा दिया, पहले था ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तुम्हारी फीस बढ़ाई होगी नहीं उन्होंने, आज समझ कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब सेवा भी एक प्रकार का कैसा करो, आज समझ लो। स्वास्थ्य जो ये डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं, एक ही बात बोलते हैं, दवाई बहुत महंगी हो रही है भाई, आज समझ, तो इन्हीं ऊपर तक शिफ्ट हो रहा, इसका मतलब अपनी सेवाएं भी तुम्हें दे रहे, फिर मैं भी अपनी फीस बढ़ा रहे,
फीस बढ़ा रहे, इसका मतलब शिफ्ट हो रहा। टैक्स की अगर शिफ्टिंग होगी अप्रत्यक्ष कर होगा। इसका प्रभाव किस पर पड़ता होगा? सीधा उपभोक्ताओं पर। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट में टैक्स नहीं पे करते होंगे जो बड़े बड़े घराने वाले लोग होंगे, जिनकी बड़ी बड़ी इनकम होगी, जिसकी खाते में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होगी, 3 लाख होगी, 5 लाख होगी, 8 लाख होगी, 10 लाख होगी, वही पे करते होंगे। अब बताओ अप्रत्यक्ष कर बढ़ने चाहिए तुम्हारे हिसाब से घटने चाहिए? किसका प्रभाव पड़ रहा है? सीधा जितनी वस्तुएं तुम पे कर रहे सारी की सारी सारी यूज करने वाले हमारे घरों में जितनी वस्तुएं यूज हो रही सब आज समझ में शिफ्ट होगी तय होगी। जब तक तुमसे पहुंची होगी ना बहुत महंगी हो चुकी होगी। इसलिए जीएसटी पर आरोप लगाया जा, वो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स और वो शिफ्टिंग होगा चलाया। और शिफ्टिंग होगा ना आम आदमी का शोषण हो रहा। क्या हो रहा? यस, आम आदमी का शोषण हो रहा। शिफ्टिंग होकर वस्तु बहुत महंगी हो चुकी। समझ में आया बात है? ठीक। अब भारत सरकार पैसा कमाती है। भारत सरकार प्रत्यक्ष करते हुए पैसा कमाती है, अप्रत्यक्ष करते हुए पैसा कमाती है। समझ नहीं, ये भारत सरकार की कमाई है। टैक्स का मतलब सरकार की कमाई, टैक्स की ये भी भारत सरकार की कमाई है। अब जो डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स जो भारत सरकार पैसा कमाती है, 2022-23 का जो बजट है वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ साइड पर। बजट अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बजट के अंदर वही बिंदु जो यहाँ दिखा देंगे तुम्हें। बजट यहाँ साइड से डिस्कस कर रहा हूँ और तुम्हें बताता हूँ भारत सरकार ने बजट में डायरेक्ट टैक्स तक कितना पैसा कमाया और इनडायरेक्ट टैक्स तक कितना पैसा कमाया। बड़े काम का हो, फिर तुम वहाँ से विश्लेषण करके निकाल लोगे कि सरकार की कमाई कहाँ से ज़्यादा, कि क्या डायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई ज़्यादा, इनडायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई ज़्यादा। वहाँ डिस्कस कर रहा हूँ साइड में, देख लेना। जो 2022-23 का इस तरह हम जो अपने नोट्स तुम बनाओगे ऐसे तुमने नोट्स अपडेट करने। 2023-24 का बजट आने वाला, वो आने वाला, उसमें तुम ये चेक करोगे कि सरकार के पास प्रत्यक्ष कर तक कितनी कमाई हुई, अप्रत्यक्ष कर तक कितनी कमाई हुई। ये बात तुम विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। अगर सरकार ना अप्रत्यक्ष कर उससे ज़्यादा पैसा कमा रही, इसका मतलब आम उपभोक्ता पक्का प्रभाव पड़ रहा होगा, वस्तुएं बहुत महंगी हो रखी। ये तुम बजट को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। अगर सरकार को लग रहा सरकार के द्वारा कि प्रत्यक्ष कर सरकार के पास बहुत ज़्यादा, समझे, प्रत्यक्ष कर सरकार के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे, इसका मतलब अप्रत्यक्ष कर कम प्रत्यक्ष कर ज़्यादा। इसका ये मतलब होगा सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाते चली जा रही, यानी सरकार ने जो बड़े बड़े लोग घराने हैं इनसे पैसा खींचते चली जा रही। बात समझ में आया? बात है आम उपभोक्ता कम असर पड़ रहा हो। आ जाओ समझते हैं, बजट देखना पड़ेगा अगर आगे विश्लेषण करना तो। आ जाओ बजट दिखा दो बजट। आ जाओ 2022-23 का बजट आया था ना, 22-23 का जो बजट आया था, पढ़ने के तरीके हो, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना होगा। उसके जैसे 50 क्वेश्चन लिख दोगे यहाँ से निकाल कि सरकार क्या कर क्या रही है। ये सूचनाएं हैं जो अखबारों में दी जा सिर्फ, ये सब जो सोशल मीडिया ना इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। अज्ञात जानकारी तुम मार देगी। समझ आई बात यार? उसे इतना ही यूज़ करो जितना काम का होगा, उसको वहीं छोड़ दो जितना उसका काम होगा, नहीं तो बायस कर देगा तुम्हें, तबाह कर देगा तुम्हें। जिंदगी में कभी एक सक्सेसफुल नहीं हो पाने तुम। समझ पाया बात यार? इसलिए जाना तो किताबों की ओर बढ़ो। 22-23 समझ आई बात यार? 22-23 का जो बजट आया उस बजट में यही कहा गया कि जो भारत सरकार है ना उसका जो बजट होगा 39.45 लाख करोड़ रुपए का। कई बार मैंने डिस्कस कर चुका मैं इस बात को। उससे पहले वाला जो बजट था 21-22 का जो बजट था वो पता कितने का था? 34.38 लाख करोड़ रुपए का। समझ आई बात है? क्या किसी पेपर में पूछा जाने वाला नहीं, लेकिन भारत सरकार ने 39.45 लाख करोड़ रुपए को इस आसान भाषा में समझाने के लिए भारत के आम आदमी को समझाने के लिए इसे 100 पैसा मान लेती है। 100 पैसा, इतनी जटिल बात को 100 पैसे में समझाती है और फिर वहाँ तो कैलकुलेट करके हम अपना आसान मान निकालते हैं। यानी इतनी बड़ी गहराई वाली बात को ना भारत सरकार ये कहती है इसे हम 100 पैसा मान लेते हैं। पर ये मान लो 100 पैसे आए भारत सरकार की जो कमाई है ना इस बार 100 पैसे की नहीं है। भारत सरकार इस बार भारत के लोगों पर 100 पैसे खर्च करने वाली। ठीक, इस 100 पैसे को कहीं से लेकर भी तो आई होगी भाई। हमने कहा कि हम तुम्हारे इतने पैसे खर्च करने वाले तो तुम्हारे पास होंगे, तो जो होंगे तो तुमने पैसे कहीं से कमाए होंगे। तो कुछ पैसे सरकार ने टैक्स से भी कमाए। अब टैक्स तो कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट टैक्स तक कमाए, कुछ ऐसे हो जो इनडायरेक्ट टैक्स तक कमाए। ये जो 100 पैसे कमाए सरकार ने, 100 पैसे का मतलब समझ गए, ये सब माना सरकार ने। ऐसा क्यों माना? क्योंकि मैथमेटिक्स में खूबी हो, एक ही चीज को हम कई टर्म में व्यक्त कर सकते हैं, एक ही चीज को हम कई तरीके से समझा सकते हैं। ऐसा सरकार समझाती है, चार्ट के जरिए समझाती है, बहुत अच्छा सोना समझाती है। देखो सरकार के पास यहाँ तो इतना पैसा आया, मैं वही समझा रहा हूँ। सरकार की प्राप्तियां हैं एक प्रकार से, सरकार की राजस्व प्राप्तियां भी नहीं बोलते हैं प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर को। ध्यान तो सुन लेना चाहिए, सुनो क्या क्या टर्म यूज कर रहा हूँ मैं। सरकार की रिसिप्ट्स हैं, क्या है? प्राप्तियां। आए समझे? सरकार की इनकम है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार तो पूछा गया, सरकार की सबसे बड़ी कमाई यही है। सरकार की सबसे ज्यादा पैसा यही टैक्स से कमा रही। टैक्स आज ही छोड़ दो ना, तुम क्या सोच रहे हो पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है? सरकार की कमाई है वह, सरकार की कमाई हुआ डायरेक्ट कमाई नहीं, इनडायरेक्ट कमाई के अंदर
डायरेक्ट कमाई वहां चला आ रहा सरकार की, वो तुम समझाएंगे कैसे चला रहा हो, ठीक। इसलिए तुम ये सारणी बना के लेगा नहीं कि सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले डायरेक्ट टैक्स कौन से, इनडायरेक्ट टैक्स कौन थे, ठीक। कम से कम 10 टैक्स लेके लाना इधर। हम लगभग 25 टैक्स पे कर रहे हैं आज भी, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, और सरकार को पैसे पे कर रहे हैं। लेकिन सरकार के लेने जो टैक्स है टैक्स ही है। आज भी इतना पैसा सर्जित नहीं कर पा रहा कि सरकार को ना पैसे बाहर से मांग कर लाने पड़ रहे। समझ में आई बात है? दूसरों के सामने जाकर हाथ फैला रहे, AIB के सामने, एशियन इंडियन डेवलपमेंट बैंक के सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सामने जाकर, जापान बैंक के सामने जाकर हाथ फैला रहे, IMF के पास जा रहे, हमें पैसा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। यानी सरकार की कुछ कमी, जो पॉलिसी बनाई गई, नीतियां बनाई गई, उसके अंदर कुछ कमियां और खामियां देख कर अंदर लगाया जा सके। अब देखो जो प्रत्यक्ष कर सरकार ने इकट्ठा कर ली 100 पैसे, पूछे सरकार हम इस साल ना 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले। सरकार को बुलाया गया, बेटा इधर आओ, ये बताओ तुम इतना पैसा खर्च करने वाले हो, तुम्हारी कमाई कितनी हुई? तुमने भारत के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, इनसे तुमने कितना पैसा कमाया? कॉरपोरेट घराने हुए, इनकम टैक्स पे करने वाले हो, कितना पैसा कमाया? तो सरकार ने बताया कि उन्होंने यहाँ 30 पैसा कमाया। कितना पैसा? इसका मतलब 30 पैसा। सरकार को पूछा गया कि बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा कमाया? सरकार कहती है कि हमने यहाँ 28 पैसा कमाया। कितना? तो अप्रत्यक्ष कर कम, प्रत्यक्ष कर कम ज़्यादा। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, ये 30 पैसा था ना, ऐसा समझ लो, ये 30 पैसा, यो ज़्यादा था, ये जो इतना था बहुत बहुत ज़्यादा, 45-40 के आसपास था, और ये बहुत बहुत कम था। लगभग पता कितना था? अप्रत्यक्ष कर था, यहाँ जो पैसा कमाया जा रहा था वो बहुत बहुत कम था। आम आदमी में उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता था, इसलिए सारी चीज़ें वस्तुएं सस्ती थी। इस सरकार पर यह आरोप लगाया जा, इस सरकार पर यह आरोप लगाया जा कि जो अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगातार बढ़ती चली जा रही। ये कम था पिछले 4-5 सालों के दौरान, तेजी के साथ बढ़ा। तुम पिछले साल का बजट को उठाना, 2021-22 का देखना उठाकर, उसमें पता करके बताना मुझे अप्रत्यक्ष कर कितना था, फिर उससे पीछे को उठाना, फिर देखना कितना था, फिर उससे पीछे को उठाना, फिर देखना कितना था। ऐसा हम आंकड़ों को विश्लेषित करके अंदर लगाते हैं। अगर सरकार लगातार बढ़ती चली जा रही ना, इसका मतलब सरकार ना इसे छोड़कर ना इसकी ओर शिफ्टिंग हो रही, सरकार इसे छोड़कर इसकी ओर बढ़ती चली जा रही। पिछले 4-5 साल का देखना आंकड़ा निकाल कर कि प्रत्यक्ष कर रहे हो, गूगल पर सर्च करने के तुम खोज करता होना चाहिए। यहाँ बनो खोज करता, ये नाप शनाप क्या देख रहे हैं, किसने क्या करा, उसने क्या करा, नाप शनाप की चीजें देखते रहते हो, ये किसी काम की? यहाँ देखो, यहाँ करनी पड़े सर्च। समझ पाया बात? यहाँ इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो सरकार ना जो डायरेक्ट टैक्स, ठीक, तो ये जो डायरेक्ट टैक्स था ना, इसे कम करती जा रही है। पहले बहुत था, अब कम करती चली जा रही। इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए सरकारों पर आरोप लगाएगा, या कॉर्पोरेट घरानों की सरकार, इस सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, कि इन्होंने कॉर्पोरेट जो डायरेक्ट टैक्स थे नहीं कम कर दिए, और जो अप्रत्यक्ष करते ने ये बढ़ा दिए। अब बताओ अप्रत्यक्ष कर का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता होगा? अंतिम उपभोक्ता पर, यानी आप और हमारे जैसे लोगों पर। ये सुनो, अब ये तो सही था। अब आपके हिसाब से कौन से टैक्स बढ़ने चाहिए? ये वाले टैक्स, ये वाले टैक्स, यही बढ़ने चाहिए? समझिए, आपके हिसाब से सरकार को कौन से टैक्स बढ़ाने चाहिए? एक बात तो पक्का निकल कर आ चुकी, समझ में आया बात? ये ठीक, हर इंसान अपने आप को सेव करना चाहता है। समझ में आई बात? ये मतलब कोई भी देश के हित में नहीं सोचता बिल्कुल भी, सब अपने हित में सोचते हैं, सेल्फ हित में सोचते हैं सबके सब। ठीक, क्या पता था? नहीं, सही बताया तुमने, बिल्कुल सही बताया। सरकार को इस पर ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन सरकार की बात समझ में आ चुकी, पता क्यों समझ में आ चुकी? ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के टैक्स है ना, यहाँ तो सरकार की कमाई लगातार कम होती चली जा रही। ये लोग टैक्स की बड़ी मात्रा में चोरी करते हैं, ये भी बहुत चोरी करते हैं टैक्स की। यहाँ भी अप्रत्यक्ष करना है ये टैक्स। कुछ लोग ऐसे जो टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन टैक्स से बाहर। उदाहरण दिया था मैंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर वाला, अब फिर दूंगा उदाहरण, पान की दुकान वाला। असंगठित क्षेत्र में इतने सारे लोग काम करते हैं आज भी, जिनकी इनकम तुम 2.5 लाख की बात कर रहे, एक साल में 2.5 लाख, खाते में उनके 18-18, 20-20 लाख रुपए घर में रखते हैं, बैंक मनी डालते जानबूझ कर। आज अध्याय से दिखा दो जिनकी इनकम बहुत ज्यादा लेकिन आज तक पैन कार्ड नहीं बनवाया, जानबूझ कर नहीं बनवाया। समझ में आया बात? या ठीक, वो तो भला हो सरकार का। सरकार ने जब कहा ना खातों के अंदर पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होगा, ना पैसे निकलने ना कुछ कर सकते। सरकार क्यों कह रही थी? ये इसलिए कह रही थी ताकि तुम्हारे खुद खातों की जांच पड़ताल कर सकती हो, कितना पैसा पड़ा हुआ। ये खाते बंद कर दिए जाएंगे, डेट है इस तारीख तक, बनवा लो और लगा दो आधार कार्ड की, पैन कार्ड की फोटो स्टेट। ऐसा किस किसके साथ हुआ? आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो स्टेट लगाओ खातों में, हुआ? देखा, इसका यही मतलब था। जोड़ रहे ना, चीजों को जोड़ रहे, ये पढ़कर निकल जाएंगे। प्रत्यक्ष कर की डेफिनेशन आए सजा के लिख गया, जब 2-1.5 घंटा, आधा घंटा होगा, मैं 1 घंटा से बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर पर जिस भी चीज में जितना समय बनाती है इतनी गहराई जाती है, उसमें विश्लेषण हो रहा कैसे कैसे देखना।
तो ये बताओ, इस सरकार की एक खास बात, ये डायरेक्ट टैक्स को कम करती चली जा रही है और इनडायरेक्ट टैक्स को ना बढ़ाती चली जा रही है। क्या इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर का सीधा प्रभाव आम उपभोक्ता पर पड़ता होगा? नहीं होगा। ठीक, इसलिए सरकार की आलोचना होती है हर बजट में ना। जो अंतिम उपभोक्ता, समझ में आई बात है, जो तुम्हारे जैसे जागरूक उपभोक्ता, वे बजट बाद में देखते हैं, सबसे पहले खोल के देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कितना। अगर सरकार ने बढ़ाया ना तो जबरदस्त आलोचना होती है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। अभी देख लो यहाँ कितनी कम है, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा दुनिया देश में। और कमेंट तो ये वो, पता भी नहीं कुछ दुनिया में हो क्या रहा। समझ में बात है, कमेंट तगड़े तगड़े, ऐसे लगे इतना बड़ा बाबा ही दुनिया में है कोई। समझ में आती है, ऐसे विश्लेषण करना पड़ता। तो इनडायरेक्ट टैक्स का उपभोग मतलब बर्डन किस पर पड़ता होगा? अंतिम उपभोक्ता पर। अब आपका क्या मानना, क्या डायरेक्ट टैक्स लगाने चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए? नैतिकता के हिसाब से सोचो, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए। ठीक, उल्टा दिमाग ना चलाओ। कौन सा कह रहा है एक बता दो, जो कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने चाहिए। तुम्हारा क्या मानना, डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने चाहिए? डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए। ठीक, अभी अपनी बात तो मुखरना मत, अभी यहीं रहना बिल्कुल। समझ नहीं बात है, तुमने खुद ही कहा, सुनो ध्यान से, तुम्हारा खुद ही इनडायरेक्ट टैक्स लगाने चाहिए। अब क्यों बात कारण बता दो, मतलब जो मैंने समझाया ये सब बेकार है फिर तो। मतलब एक घंटे में इसलिए मेहनत कर रहा था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था डायरेक्ट टैक्स है ये बहुत ज्यादा, इनका बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा, इनका कम होता जा। ठीक, मतलब इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। तुम्हारा क्या मानना, आप बताओ मोहतरमा, आप बताओ। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों का योगदान देखो कितना। 28 पैसे में 30 पैसे जोड़ दो, 58 पैसे जोड़ दिया। तो भारत सरकार की जो कमाई है ना, आज भी टोटल टैक्स तो 58 पैसे। भारत सरकार आज भी 58 पैसे। अगर भारत सरकार ने 39.45 लाख करोड़ रुपए कमाए ना, ये समझ लो लगभग 60% भी पूरा नहीं कर पाई। और इसकी कमाई इतनी कम और लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स हम ही पे कर रहे हैं। सबसे महंगी दर हम टैक्स की पे कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो एवरेज है ना 6 से लेकर 7% टैक्स जो आम उपभोक्ता वस्तुओं पड़ता होगा, हम 13 से लेकर 14% यानी डबल। पूरी दुनिया में सबसे महंगा टैक्स हम दे रहे हैं, फिर भी इनका भंडा नहीं भर रहा, तब भी 58 पैसे रहे कलेक्ट कर पा रहे हैं। समझने की कोशिश करो। अब सरकार को 100 रुपए तुमको खर्च कर रहे हैं, टैक्स इनकी कमाई पता कुल टोटल कितनी? मेन कमाई टैक्स तय है, टैक्स इनकी कमाई केवल 58 पैसे, यानी 60% भी नहीं है पूरी। इसका मतलब बाहर से पैसा लाते होंगे या दूसरे सोर्स से मैनेज करते होंगे, वहां से कमाई बहुत कम है, मेन कमाई है। इसका मतलब बता क्या होगा? इसका मतलब सरकार का जो टैक्सेशन प्रणाली है, टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स इसके अंदर कमियां और खामियां आया समझ में। इसका मतलब जहां कमियां और खामियां होगी सुधार करना होगा। ठीक, बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। समझ में आया? समस्या तो है, अंदाजा लगा जा सका। ऐसा करने की कोशिश पता किसने करी थी? ऐसा करने की कोशिश करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिसे तुम बेवकूफ़ बताते हो। समझ में आया बात? है जिसे है कि दुनिया बेवकूफ़ बताती है। ऐसा करने की पता किसने कोशिश करी? जो मैं समस्या तुम आज बता रहा हूँ ना, और उन्होंने पहले ही समझ हाँप ली थी। इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं बनता, बेवकूफ़ नहीं थे। बी आर अम्बेडकर नाम सुना? बी आर अम्बेडकर इकोनॉमिक्स के अंदर PhD थे उस जमाने में, वो भी लंदन से। उस जमाने में PhD थे, दुनिया की जाने माने कॉलेज से। मैं सोचता हूँ 3 PhD की डिग्री, कितने बड़े लोग हो गए आ रही हैं। इतना बताओ, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को आपत्ति हो? कुछ पूछ रहा हो यहाँ तक? अरे कुछ पूछना। एक हो कराधान, एक हो करापात। कराधान, एक हो करापात, दोनों समझना। अभी दोनों बड़ी भी समझाना चाहता हूँ, क्या कराधान हो क्या करापात हो।
पढ़ा किसी ने कहीं कराधान क्या हो करापात क्या हो? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, एक तो प्रत्यक्ष करो, ठीक, कराधान, एक हो करापात। एक तो वो होगा जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया, एक वो जिसने टैक्स पे करा वास्तव में। अंतिम वस्तु मेरे पास गई थी, मार्कर तो मेरे पास ही लौट खाया, यानी सारा का सारा टैक्स मैंने दिया सरकार को। जो बीच में थे ना उसने हमने पैसा कमाया। आया समझ में? लगाया किसने? सरकार ने। किस पर लगाया? मेरे ऊपर लगाया। आया समझ में? मेरे ऊपर लगाया सरकार ने। समझ में आया बात? ये सरकार ने मेरे ऊपर लगाया था, मैंने से मार्कर को उठाया बेच दिया, किसी और पर शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, जो टैक्स लगाया सरकार ने मेरे ऊपर उसे बोलते हैं कराधान। मैंने किसी और के मैंने मार्कर किसी और को बेचा, मैंने से बेच दिया मार्कर। ये आया समझ में? जैसे तो फिर ये जिसने मार्कर अपने पास यूज कर लिया तो उसे बोलते फिर करापात। करापात। लेकिन जो प्रत्यक्ष कर हो ना, प्रत्यक्ष कर की तो खास बात होगी, जिस पर लगाया वही पे करेगा। प्रत्यक्ष कर की खास बात होगी उसमें कराधान और करापात, एक तो कराधान होगा एक करापात में, दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। प्रत्यक्ष कर में ना कराधान और करापात दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष कर की खास बात होगी जिस पर लगाया वही पे करेगा। समझ में आया बात है? अरे प्रत्यक्ष कर की क्या खास बात होगी? इसमें कराधान तो जो होगा जिस पर लगाया गया, लेकिन करापात अलग व्यक्ति होगा। समझ में आया बात है? वो व्यक्ति नहीं बनेगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, वो दूसरा व्यक्ति होगा जिस पर लगा जो लास्ट में अंतिम समय में जाकर वस्तु को भोग करने वाला होगा। ऐसे वर्ड भी पेपर में पूछे हुए, क्या कराधान हो क्या करापात हो। इंग्लिश में भी लिखेगा से नाम ही सारे। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त ना गूगल का इस्तेमाल करेंगे जबरदस्त तरीके से, एक भी वर्ड गलत नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। समझ में आया बात है? तो कौन सा कराधान होगा? इसे बोलते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस। इसे बोलते हैं इम्पैक्ट। करापात। कराधान। पता लग चुका? कोई दिक्कत यहां तक? तो जो प्रत्यक्ष करो ना उसमें कराधान और करापात एक ही व्यक्ति होगा। ठीक, जिस पर लगाया गया और जो पे करने वाला होगा, इसमें अलग अलग होगा। जिस पर लगाया जाएगा लेकिन कोई और देगा टैक्स। समझ में आया बात है? वो तो कौन देगा? जो अंतिम समय वस्तु को भोग करता होगा। कोई दिक्कत यहां तक? इतनी बात बताओ तो समझ में आई नहीं आई? अच्छा ये बजट बताओ, भारत सरकार जो वर्तमान समय में, भारत सरकार का बजट कितना टोटल? कितना? 39.45 लाख करोड़ रुपए। उसे हमने कितना मान लिया ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सके। अच्छा, उसमें तो भारत सरकार सबसे पैसा प्रत्यक्ष करता कमा रही है, प्रत्यक्ष करता? प्रत्यक्ष करते भारत सरकार की कमाई ज्यादा। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, बजट का डाटा यूज कर रहा हूँ। 2000 फरवरी का महीना होगा, सन 2023 होगा, बजट पेश होगा, इस तरह का चार्ट बनाया जाएगा। वहाँ यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आने वाले, अनाप शनाप वीडियो जाते हैं, उन अनाप शनाप वीडियो के अंदर जाकर देखना तुम, उन तो अपना ज्ञान चुराना। ये देखना कि कौन सा प्रत्यक्ष कर की कमाई कितनी भारत सरकार की, अप्रत्यक्ष कर की कमाई कितनी। वहीं पेज उठाकर चिपका कर नोट्स में अपना मेंशन कर देना, सारा डाटा नोट करना। ऐसे नोट्स अपने में रेट हो, फिर अगले साल फिर एग्जाम दोगे, फिर अपना डाटा नोट कर लो। 2-3 साल तुम बीत जाएंगे, विश्लेषण भी अच्छा कर लोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि सरकार प्रत्यक्ष कर कम करती चली जा रही, ऐसा अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती चली जा रही, इसका मतलब आम उपभोक्ता प्रभावित हो रहा, आम उपभोक्ता प्रभावित हो रहा। समझ में बात? या इसका जो असर है ना वो सीधा अंतिम उपभोक्ता पड़ रहा है, यानी हम और आप जैसे लोगों को पड़ रहा। सरकार ऐसा क्यों कर रही, ये भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सरकार ऐसा कर क्यों रही, ये जो सरकार है ऐसा क्यों कर रही? सरकार को तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? अगर तुम सरकार होते क्या करते? तुम डायरेक्ट टैक्स बढ़ाते, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते? तो फिर सरकार, लेकिन पिछले 4-5 सालों के दौरान ना इसकी संख्या सरकार ने कमी करी और इसमें बढ़ोतरी कर दी। तो सरकार उल्टा काम करी नहीं करी? आया समझ क्या? अच्छा, अब तो सरकार बनकर सोच रही है, अब तो उपभोक्ता के बारे में सोच रही। समझ, सरकार बन चुकी है अब ये कह रही अब निवेश। तुम काम किसका, कल्याण किसका करोगे तुम? जनता का। और जनता पर बर्डन पड़ता चला जा रहा। आया समझ? पूरी दुनिया में ना कहीं भी इस तरह का, कहीं भी ऐप जो प्रत्यक्ष करे ना, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के टैक्स बता रहा हूँ,
पूरी दुनिया में कहीं भी प्रत्यक्ष कर कम नहीं है, ज्यादा, अप्रत्यक्ष कर कम। समझ में आया बात? बता दिया पूरी दुनिया का वैश्विक स्तर पर जो एवरेज रेट, ये वैश्विक एवरेज रेट है जीएसटी वाला। पूरी दुनिया में 6 से लेकर 7% लोग टैक्स पे करते हैं, हम 13 से लेकर 14%, डबल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डबल टैक्स पे हम कर रहे हैं, वो भी डबल। पूरी दुनिया के औसत रेट से हम डबल टैक्स पे कर रहे हैं। देख तो लो, ठीक। जैसे मैंने कहा तो तुरंत तुरंत सरकार बनकर सोच रही, तुरंत ये कह रही ना हम तो ये भी लगा देंगे, चलो टैक्स की कमाई होगी। तो आप सरकार के नजर से सोच रहे हैं ना, उपभोक्ता के नजर से सोच रहे। समझ में आया बात? यार टैक्स कौन पे करता? भिखारी भी टैक्स पे करता। कौन? अब बराबर मात्रा में टैक्स पे करता। अगर उसने एक कुरकुरे का पैकेट खरीदा ना, तो उस पर जितना टैक्स लगा होगा ना वो पे करा उसने। एक समोसा खरीदा ना दुकान तक, उस पर जितना भी टैक्स लगा उसने पे करा। ये सब अप्रत्यक्ष कर मांगा। समझ में आया बात है? चाहे तुम अमीर बाप की औलाद हो, गरीब बाप की औलाद हो, जितनी वस्तुएं उपभोग करते हो, समझो सारे अप्रत्यक्ष कर मांगी, सब तुम टैक्स पे करते हो। इसका मतलब भारत सरकार तुम्हें क्या करना चाहिए? बताओ बेटे। जिसने बीएमए इकोनॉमिक्स ले रखी ना, उसने सवाल रखा पेपर में उठागा, पूछेगा तुमसे। भारत सरकार जो टैक्स है ना, जो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स वो बढ़ाती चली जा रही, अप्रत्यक्ष कर जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स को कम करती चली जा रही। क्या कहना आपका इस बारे में है? अगला सवाल पूछा तुमसे, भारत सरकार की कमाई दोनों करते 58 पैसे, ये लगभग 60% भी नहीं है। तो मान लिया था ना 60% भी नहीं है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपसे सवाल पूछेगा ये, अपना लेवल यहाँ लाना पड़ता है यहाँ। और यूपीएससी यहाँ छोड़ दो पीछे, यूपीएससी बच्चा दिखाई देगा, कहाँ गया यूपीएससी, कहाँ था यूपीएससी, ऐसा। बताओ। बताओ भाई। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तुमने कहा कि प्रत्यक्ष कर बढ़ना चाहिए, सबका यही ओपिनियन है, सभी की यही राय है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सभी ने बताया कि प्रत्यक्ष कर बढ़ना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर कम होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान ना सरकार ने ये करा, जो प्रत्यक्ष कर है ना इसकी संख्या को तो कम कर दिया, ऐसा अप्रत्यक्ष कर से बढ़ा दिया। तो क्या सरकार पागल नहीं होगी? सरकार ना उसे आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किस? क्योंकि ये जब ये इन्वेस्ट करेंगे ना, जब इन पर टैक्स कम होगा। अच्छा, यहाँ टैक्स कम होगा? नहीं, यहाँ पर नहीं, इन पर कम होगा ना। अच्छा, इन पर टैक्स कम, इन पर टैक्स कम होगा। जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होंगे तो तभी कॉर्पोरेट पर जो टैक्स है सरकार कम करती चली जा रही, निवेश प्रोत्साहित होगा। इसलिए। अच्छा, लेकिन उन पर तो टैक्स बढ़ता चला जा रहा। हाँ, उन पर बढ़ रहा है। हाँ, तो उन पर बढ़ता चला जा रहा, उन पर मतलब आप पर बढ़ता चला जा रहा, ऐसा समझ लो। तो आप कौन? आप सरकार हो या आम उपभोक्ता की नजर सोच रहे हो? अभी तो आप सरकार पर गए भी नहीं, अभी आप सरकार की तरफ जो सोचना शुरू कर दिया। अभी तो सरकारी संस्थानों में पैर भी रखा, अभी अब सोच लो। इसलिए कहते हैं जो अधिकारी लोग हैं ये इसलिए भ्रष्ट होते हैं। अभी सरकारी एरिया में गए नहीं, इन्होंने अभी सरकार के पक्ष में सोचना स्टार्ट कर दिया, आम आदमी भी इग्नोर कर दिया पूरी तरह। चलो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम, डायरेक्ट टैक्स है ना, पूरी दुनिया में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा, लेकिन कुछ देश ऐसे भी है वहां डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं है। जितना चाहे इतना कमाओ, जितना चाहे इतना पैसे रखो, जो चाहे कम। जानना चाहोगे ऐसे देश का नाम? अरे जानना चाहोगे? वहां कोई डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है, क्योंकि उन देश के ना पास इतनी कमाई, इतनी पैसा ना, कोई जरूरत ही नहीं है। जानना चाहते हो ऐसे कौन से देश है? इसका मतलब सारे के सारे इंसान सब भ्रष्ट है, सब चाहते हैं कि कमा को लूट लाट कहीं भाग जाऊं। समझ में आया बात? है सबके दिमाग में चल रही है बात, यही तो मतलब है सबका। जानना चाहते हो ना? कौन सा बोल रहा है? जानना चाहते हो? ठीक, तो उसका नाम है सऊदी अरब। आए समझ में? सऊदी अरब के अंदर दिया तो इतना दिया भगवान ने, छप्पर फाड़ कर दिया, जरूरत ही नहीं है पैसे की, पैसा ही पैसा उनके पास, वे सब पैसे वाले लोग, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तेल बेच बेच के अमीर, तेल बेच बेच के अमीर। कौन से देश का नाम बता? सऊदी अरब का। वहां कोई डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है, डायरेक्ट टैक्स जीरो, जितना चाहे इतना कमाओ, इनकम पर कोई टैक्स नहीं है।
इसलिए लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। सोनू निगम का नाम सुना है? बुर्ज खलीफा में फ्लैट ले रखा, यूएई में पड़ा है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ती है, दुबई दाबई भी जाते हैं सारे के सारे। सलमान खान उसकी जमीन वहीं सी, सुनते रहना ध्यान लगाएगा। मैं अमिताभ बच्चन इनकी भी बहुत बड़े घराने वहीं सी, इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। ये भारत के लोग, भारत के अंदर तो पूंजी का पलायन हो रहा नहीं हो रहा, समझ में आया बात यार। जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने ना, सबके घर वहीं मिलेंगे तुम्हें। वहाँ इतने वहाँ के लोग नहीं रहते जितने भारतीय लोग रहते हैं, और पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं, दुबई के अंदर इसलिए जाते हैं। ठीक, पैसा लगाओ, इनकम टैक्स है ही नहीं, जितना चाह बैंक में रखो दबाएगा, कोई दिक्कत। और तुम बताते मेरे इनकम टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो, इतनी बात बताओ तो मुझे समझ में आया नहीं आई। क्यों रह रहे, सुविधा भी तो ऐसी मिल रही है, इनकम में वो टैक्स थोड़ा ही है। वहाँ के बैंक में जाओ पैसा रखो, क्या दिक्कत हो रही है? अब बताओ, अभी भारत सरकार थोड़ा क्या आएगी कि भारत सरकार जाएगी दुबई की सरकार के पास, यहाँ किसी खाते सारे मुझे दिखाओ। सरकार करती भी ऐसे प्रयास, लेकिन विफल रहती है, इनकी कोई सुनता नहीं वहाँ, समझा में बात है। इग्नोर नहीं करते हैं, कहते हैं बेटा चुपचाप रहो। पूरे भारत की जितनी ट्रेनें चल रही है ना, सब में पेट्रोल डीजल यूज हो रहा है, आज देना बंद कर दिया ना, कल को ये डब्बे रखे जाएंगे, समझ में आया बात यार। इस हिसाब पर कर दे। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या करा जाना चाहिए? भारत सरकार की तो कमाई इतनी पर्याप्त, भारत सरकार की तो इतनी ही कमाई नहीं है कि भारत सरकार का खर्चा ही उठा सकती हो। भारत सरकार को पैसे कर रहे 100 रुपये खर्च, 60% भी नहीं कमाई नहीं है, 40-42% पैसा कहाँ से लाओगे? 42% पैसे की जरूरत कहाँ से लाओगे? इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब भारत के अंदर जो टैक्स नहीं, टैक्स ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो अप्रत्यक्ष कर, इसके अंदर कुछ कमियां और खामियां आज भी लोग। जीएसटी इसलिए तो लागू करा था, जीएसटी सेटल कर दो एक बार, जैसे जीएसटी सेट होगा इसे बन जाओ, फिर दूसरा टैक्स रिफॉर्म करेंगे। इसका मतलब आज भी भारत के अंदर जीएसटी विफल हो रहा। तुम्हें समझाऊंगा मैं, अंधों की तरह नहीं, आंख मीच कर पूरा कल तुम जीएसटी स्टार्ट कर देंगे। वास्तव में जो ओरिजिनल जीएसटी शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ोगे, जीएसटी में पिछले 5 सालों में 5 बार सवाल पूछ चुका, हर साल सवाल है जीएसटी पर, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके। और टैक्स समझ लो पूरी दुनिया में कैसे टैक्स लगाए जाते हैं। अब तुम्हें ये पता लग चुका कहाँ टैक्स नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम आईएएस बनने के बाद ना आराम से कहाँ तुम्हें शिफ्ट होना, ये पता लग चुका तुम्हें। समझ में आया बात है? समझ में आया? आईएएस बनने के बाद तुम्हें कहाँ शिफ्ट होना ना, अदर दिमाग में आ चुका है। जब मैं समझा रहा था ना, सोच रहे कि बोरिया बिस्तर पर वही जाना, बस तो दुबई में। समझ में आया बात है? इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए, चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। आगे लिखो, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया नहीं है? चलो, अब सवाल है कि क्या भारत में एक बड़े स्केल पर रिफॉर्म की जरूरत है? क्या जो भारत सरकार की जो टैक्सेशन प्रणाली, उसके अंदर कमियां और खामियां, क्या इसके अंदर सुधार की जरूरत है? क्या तुम सलाह दे सकते हो भारत सरकार को? पहले मेरी सुन लो, फिर वही सलाह दे दियो, ऐसा समझ लो। पहले मेरी तो सुन लो, फिर सलाह दे दियो। बस कितनों को शिफ्ट करेगी, इधर देख ले। टैक्स को हटा दो सर। अच्छा, भारत सरकार का बजट कितने का? 45 लाख। हटा दो सर। भारत सरकार की कमाई डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स था। भला उन देशों का जिनमें डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है। नहीं, एक और देश ना, ऐसे ना करो, क्या ऐसे ना करो। सऊदी अरब भी ऐसा ही है, ऐसे समझ में 4-5 देश ऐसे हैं मौजूद है। तुम घर से पता कर गाना ऐसे कौन कौन से टैक्स देश है। तेरा ये तो काम है, तू ये करती, यही करना तू, इसी काम में परफेक्ट है। तो समझ में आया बात? ये सब चीज़ें सर्च करते जो यूपीएससी में किसी काम की नहीं, बता देना ना सर्च करके। समझ में आया बात? इधर देखो, तो 1-2 लाख क्लास में जरूर ऐसे मिलते हैं जो किसी काम की नहीं होती, वैसे चीज़ें सर्च करते हैं, पीछे धक्का देते रहते हैं जिंदगी को। ये प्रत्यक्ष करूँगा, ये अप्रत्यक्ष करूँगा, तो अप्रत्यक्ष कर। अब जो अप्रत्यक्ष कर, तो ये इससे कमाई हो रही भारत सरकार की 30 पैसे, इससे कमा रहे हैं 28 पैसे, दोनों को मिला के मिलेंगे 58 पैसे। आज दुनिया के महान अर्थशास्त्री भारत के अंदर पैदा हुए। दुनिया के महान अर्थशास्त्री नाम सुनना चाहते हो?
नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसे देखने के बाद मुझे लगा कि भारत, इसके बाद मेरा नंबर आगा भारत में। जो इसका मतलब शक, तुझे मेरे पर शक है। नहीं भैया, तो मेरी साख में तुम्हें साख पर शक है। इसे किसी और को सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो बोलो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। शाबाश बेटा शाबाश, तरक्की करो। चुप हो जाओ। तो इन्होंने पता क्या कहा कि हमने डीटीसी को लागू करने वाले हैं। डीटीसी, इन्होंने कहा ये क्या हो, डीटीसी, यस। और ये बात इन्होंने 2010 में बताई थी। उस टाइम में देश के प्रधानमंत्री थे 2010 में। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स कोड, डायरेक्ट कि पूरे भारत के अंदर ना ये अप्रत्यक्ष कर, इन्हें कर दो खत्म, ये लगाओ सिर्फ डायरेक्ट टैक्स। इतने खत्म ना करो, इतने कम कर दो, इतने कम कर दो, आम आदमी पर प्रभाव ही ना पड़े। सही बात है। इन्होंने इसे तमीज से रिफॉर्म करो। डीटीसी आज तक भारत में लागू नहीं हुआ। समझ में आया बात? या क्यों? क्योंकि टैक्स की चोरी कर कौन ना, वे लोकसभा के 543 सदस्य, उनके परिवार के, उनके घर के, घरानों के। समझ में आया बात? या सबने इसका विरोध करा, एक ने भी इसके पक्ष में वोट नहीं दिया। समझ में आया बात? या बात समझ में आई? कितने गहरे से सोचा उन्होंने। अभी सुनते रहना ध्यान से डीटीसी के बारे में। और इसी सरकार ने विरोध करा। ये सब थे उसकी उस टाइम सरकार में, जो वर्तमान समय की सरकार है। फिर मनमोहन सिंह ने पता क्या कहा कि जीएसटी लाओ, जीएसटी लागू करो। तो जो वर्तमान समय की सरकार जीएसटी लागू करके बैठी हुई ना, जीएसटी, क्योंकि देखो राजनीति अलग चीज है। वर्तमान समय 2011 में ला चुके थे उन्होंने, पहले कॉन्सेप्ट दे दिया। जीएसटी का कॉन्सेप्ट उनका ये, जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है ना उनका ये 2011 में कहा। उसने कहा पहले ये लागू करो, फिर से लागू करो। जीएसटी उन्होंने कहा था सबसे पहली बार लागू करो, लेकिन जीएसटी को उन्होंने ये नहीं कहा था कि इतना महंगा बना दो कि आम आदमी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता चला जाए। समझ में आया बात? या उसके बाद डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उस टाइम पर मोदी सरकार के जितने भी, मोदी जी ने खुद इसका लोकसभा में बैठकर इसका विरोध करा जबरदस्त तरीके से। लोकसभा में बैठ के विरोध करा था कि हम जीएसटी लागू नहीं कर सकते, ये होगा इसके अंदर, वो होगा, आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा। आज खुद लागू कर दो 2017 में जाकर। ये राजनीति हो, यहाँ चरित्र बदलता रहता है। इसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। समझ में आया बात? या ठीक, राजनीति करनी ना तुम, तो यहाँ तुम राजनीति कर सकते हो, खेलते राजनीति खेल लेना तुम भी। समझ में आया बात? है इतनी बात बताओ समझ में। अब डीटीसी में क्या था, डायरेक्ट टैक्स कोड जो लागू होगा, हुआ नहीं आज तक। मनमोहन सिंह ने बताया अच्छा पढ़ने का ठीक ठाक तरीके से होगा तो पढ़ लेना चाहता। समझ में आया बात? है मैं सब चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, इतना ही डिस्कस करा। डायरेक्ट टैक्स कोड पता क्या होता, इनकी ऐसी तैसी हो जाती। ये बहुत बचते हैं टैक्स देने तक, बताऊंगा तुम अभी इनके बारे में, इनका कितना बुरा हाल है। समझ में आया बात? या और जो अप्रत्यक्ष कर, फिर जीएसटी ना, जीएसटी अब क्या किया गया। अब वर्तमान समय में क्या करा सरकार ने, 2017 के अंदर ना 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया। और ये कह रहे जीएसटी धीरे धीरे जैसे सेटल होगा ना, ये सरकार का है ना, सरकार का, वो डीटीसी भी लागू करने वाली है। वहीं पर मनमोहन सिंह की पॉलिसी पहले ही लौट रही, नीति तो उसकी अपना रही। समझ रहा है? सरकार ने जीएसटी लागू करा नहीं, तो इनका कहीं मूल सिद्धांत थोड़ा ही हो, यूँ मनमोहन सिंह का मूल सिद्धांत पहले आ चुका था। पाकिस्तान ने पहले थी जीएसटी लागू, तो जीएसटी ना, जीएसटी ये मनमोहन सिंह की देन थी। इन्होंने लागू नहीं होने दिया था उस टाइम पर, जबरदस्ती विरोध करा था इनका। आया समझ में? उसके बाद क्या हुआ, जब जीएसटी लागू, सरकार का कहना कि भी तो जीएसटी सेटल होने दो, जीएसटी तो कमाई धीरे धीरे बढ़न दो, अप्रत्यक्ष कर बढ़न दो, आम आदमी बहुत बढ़न दो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? फिर कह रहे हम डीटीसी भी लागू करेंगे, बाद में डीटीसी लागू करेंगे, आम आदमी को खून चूस कर। समझ में आया बात? है ये सुनो, कोई दिक्कत? मुझे विश्लेषण करना सीख रहे नहीं कर रहे? मजा आ रहा? बेटा चंद्रपाल चुपचाप बैठ जाओ। समझ में आया बात? है डीटीसी, जीएसटी। डीटीसी कब लागू होगा, कब लागू होने की बात कही थी 2010 में। जीएसटी कब लागू होने की बात कही 2011 में। 2017 में लागू हुआ, तुम जानते हो। जीएसटी में पढ़ने वाले, कल की क्लास में जीएसटी स्टार्ट करने वाला हूँ। डीटीसी अब तक लागू नहीं हुआ, मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार लागू कर देगी। सरकार खुद डीटीसी जो डायरेक्ट टैक्स है वो खुद कम करती चली जा रही है। और ये जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर, पिछले 3-4 साल का डाटा निकालना और देखना अप्रत्यक्ष कर कितनी कमाई, टेबल देखना।
अप्रत्यक्ष पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, अब देखो कितना हुआ। इसे कहते हैं विश्लेषण करना। अगर आप एडिटोरियल में कभी कभी यही तो देखा जा, वही तो हानियत इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स से इतनी कमाई हुई, अब बोल लगा ना तुम्हारा टीचर हो, उसकी धज्जियाँ उड़ा दोगे। आज समझ लो, क्योंकि तुम इसमें जो नहीं हुआ है ना वो हमें पता क्या होगा। अगर तुम लिख दोगे यहाँ तक डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या किया जाना चाहिए था, सुझाव भी होगा। जीएसटी लागू हो चुका, ठीक। अब इनके बारे में समझ लो, सरकार की क्या मंशा, सरकार का कैसा सोचना। सरकार क्या कर रही, डायरेक्ट टैक्स को कम करती चली जा रही, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाती चली जा रही। सरकार डायरेक्ट टैक्स को कम करती चली जा रही, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाती चली जा रही। सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। अब देखो सरकार क्या कहती है, 4 करोड़ लोग जिन्होंने रिटर्न फाइल करा कि हम टैक्स पे, ये टैक्स पे करने वाले केवल 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग ही भारत में टैक्स दे रहे। क्या अब यही 2.5 लाख तो ऊपर कमा रहे बस। सोच सकते हो तुम, भारत के अंदर जो टैक्स पे देने वालों की संख्या ना, केवल डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या केवल 4 करोड़। अब भारत की जनसंख्या 141.9 करोड़ हो रही, 4 करोड़ निकाल दो उसमें, 4 करोड़ तो कितना बैठेगा, 4 करोड़ 4 कितना बैठेगा, 100 कितना बैठेगा बताओ, 141 में 4 घटा दो कितना बैठेगा, 11 में तो 4 गए 7, 137 करोड़ के आसपास। ये 137 करोड़ ये बंदे टैक्स नहीं दे रहे बिल्कुल भी, ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते। सोच लो जरा, अब डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन आगा, जिसकी इनकम 2.5 लाख एक साल के अंदर 2.5 लाख से ऊपर हो चुकी है, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर चला जाएगा। क्या भारत के अंदर आम आदमी इतना भी बेकार हो चुका कि जो वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं कमाता। 4 करोड़ लोग पहुंचे जिनकी, इसमें तो कुछ लोग ऐसे होंगे ये रिटर्न फाइल करिए इन्होंने भारत सरकार के, देखो जी मैं टैक्स के अंदर आता हूँ नहीं आता हूँ। इसमें तो 50 लाख लोग ने और निकाल दो, 50 लाख और लाख लोग और निकाल दो, इसमें सभी केवल 3.5 करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, दुनिया को दिखाने का नतीजा आप देखो। इसमें तो कुछ ऐसे होंगे 10 की कैटेगरी में, तो सरकार ने सोचा यहाँ तक टैक्स, यहाँ तक कमाई है बहुत कम हो रही। अगर हम इधर टैक्स बढ़ावा ना, इसका मतलब इधर तो हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, तब जाकर हमें 30 पैसे मिलेंगे। और यहाँ तो हम इन लोगों पर टैक्स पे पैसे लगाएंगे, कोई भी नहीं। डायरेक्ट टैक्स तो हमेशा इंसान बचते हैं क्योंकि लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। अगर ये लोग ना, ये जो बचे रहेंगे 137 करोड़, अगर एक रुपया भी लेंगे ना भारत सरकार सीधे एक बार के में एक व्यक्ति 1 रुपया भी लेंगे 137 करोड़ रुपए हो रहे। इसलिए सरकार पता क्या सोची, सरकार ने दिमाग लगाया कि इधर ना अप्रत्यक्ष कर को हम डायरेक्ट भी नहीं किसी घर मांगने जाते, आए समझो। इसलिए वस्तुओं का दाम बढ़ा कर ना, वस्तुओं का दाम बढ़ा कर आम आदमी को पता भी नहीं चलता, 1 2 रुपये बढ़ता। नहीं पता 1 रुपया बढ़ा के सीधा 137 करोड़ रुपए ले रहे आपसे एक बार के में, सुबह पता लगा आज वस्तु आप पेट्रोल पर 2 रुपये बढ़ गए, 2 रुपये बढ़े, कितने वस्तु के दाम चल रहे हैं बता दूं मैं। भारत में 140 करोड़ 137 करोड़ रुपए एक पल भर में ले लिया आपसे, आपको तो लगा कि रुपया बढ़ा। आए समझ में, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक, इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। तो भारत सरकार की मंशा समझ में आई। भारत सरकार का ऐसा मानना कि ये ना जो अप्रत्यक्ष कर इस ज़्यादा सुविधाजनक भारत सरकार के लिए, यहाँ तो पैसे कमाई करना, इसे सरकार ने इसे बढ़ाते चले जा रही, इसे घटाते चले जा रही है। इसका मतलब सरकार के टैक्सेशन रिफॉर्म में कमी, यहाँ टैक्स की चोरी हो रही। अब यहाँ बताता हूँ तुम्हें, यहाँ ना अप्रत्यक्ष कर जो लोग पे कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर सब टैक्स दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर सब दे रहे हैं। चाहे भिखारी कोई सामान खरीदा दुकान पर वो भी दे रहा है, आए समझ में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तुम्हें, अप्रत्यक्ष कर के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें पहले उदाहरण दिया था। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वे ना डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते ना, उनके पास पैन कार्ड है। चलो ये बताता हूँ तुम्हें, दिल्ली गया था मैं तो, कोई मेट्रो में कौन बैठा तुम्हारे दिल्ली में, ये तो रुड़की में मेट्रो में बैठ रहे हैं आजकल, छोटी छोटी चल रही है ना। ऐसा होता है दिल्ली में ना, जैसे दिल्ली में जाओगे तुम्हारा ना मेट्रो के चार्ट बना हुआ हो, तो वहाँ एक हो येलो लाइन, ग्रीन लाइन, हरी लाइन, पीली लाइन, गूगल पर सर्च करके देख लेना, ठीक। और उस जो येलो लाइन है ना, येलो लाइन जो जाती है सीधी, सुनना ध्यान था, येलो लाइन जो उतरती है ना नई दिल्ली उतरती है, और नई दिल्ली के अंदर ना जो मेट्रो अंडरग्राउंड है उसके ऊपर रेलवे स्टेशन है, उसके नीचे मेट्रो स्टेशन है, ऊपर रेलवे स्टेशन नीचे मेट्रो स्टेशन, उसके ऊपर फिर सड़क है। इतना बुरा हाल है, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए तो जो 4-5 किलोमीटर ना नीचे नीचे चलो, पता भी नहीं चलता लोगों को क्या हो रहा है। ऊपर रोड कोई बता भी नहीं सकता, नीचे रोड, नीचे मेट्रो ट्रेन चल रही, जाने का मौका मिला सब दिखाने का मौका मिलेगा तुमको। समझ में आया बात, मेरे साथ चलना कभी जीवन काल में, ठीक। वैसे कर्म नहीं करे तुमने ऐसे, समझे। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। सुनो जैसे चलोगे ना, तुम जैसे चलोगे तो जैसे वहाँ से बाहर निकलोगे तो कुछ लोग हो ऐसे, सुन लो ये समझाना चाह रहा हूँ, कुछ लोग अप्रत्यक्ष कर पे कर रहे हैं, लेकिन इसकी कैटेगरी में है उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर भी नहीं है। अभी समझो कितना आसान उदाहरण देता हूँ तुम्हें,
लोगों को लगता है बहुत गरीब व्यक्ति है। जैसे बाहर उतरते हैं तो एक बार मेरे साथ 4-5 लड़के गए, उसमें तो 2 लड़के नशे करने वाले थे। नशे करते हो, सिगरेट वगैरह ये सब पीना, समझ में आया? ये उसके काम था। जैसे हम जैसे बाहर निकले, येलो लाइन पर जाओ, जो येलो लाइन है ना, और दिल्ली के रेलवे दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन होगा वहीं छोड़ देती है, और बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकलते ही साइड बराबर हो। वैसे वहाँ सब बोर्ड लगे हुए, यहाँ धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन तुम्हें तो पता जब पुलिस का साथ हो तो फिर क्या संभव नहीं है। समझ में आई बात है? क्योंकि पुलिस को पैसे जाता होगा, जब पुलिस का साथ हो तो सब कुछ संभव हो। समझ में आया बात? तो साइड में ना वे खोखे लगे रहते हैं, खोखे बोलते हैं लकड़ी टाइप का टांग लेते हैं। समझ में आया बात है? तो हम भी चले गए उनके साथ। अब मैं ठहरा इकोनॉमिक्स का इंसान, समझ में आया बात है? हर चीज़ को देखने का नजरिया मेरा कुछ और हो। सब साइड से शांति के साथ हंस रहे हो तो मुझे आदत नहीं है, मैं हंस रहा हूँ। मैं शांति के साथ एक साइड में खड़ा होता हूँ और चीज़ों को विश्लेषण करता हूँ खड़ा होगा। ये मेरी आदत है, मैं एक्सपेरिमेंटल इंसान हूँ। ठीक, एक्सपेरिमेंटल समझते हो? परीक्षण। और लोग मेरे तो इस बात को खबर रहते हैं कि पक्का 100% कुछ ना कुछ सीख लिया होगा यहाँ तक। समझ में आई बात है? और फिर आगे जाकर ना हमारी पक्का बात लगने वाली, कुछ ना कुछ सवाल रखे जाने वाले हमारे साथ। गए होंगे मेरे साथ, कोई गया था मतलब, मैं सवाल पर सवाल पूछते जाता हूँ। कभी मेरे साथ 4-5-10 किलोमीटर का सफर करो, सवाल पर सवाल। हाँ, क्या करा करा? अच्छा हाँ, मुझे आदत है इस तरह के कि जो मेरे साथ जाने वाला है ना, इससे मेरे साथ दोबारा बैठता नहीं हूँ बिल्कुल भी, अपना डब्बा चेंज कर लगा। इसे मेरे साथ में मेरे जो दोस्त चाहते हैं सीधा डब्बा चेंज करके दूसरे में चले जाते हैं सीधा। इसे बताइए कि आज माइंड आउट होने वाला हमारा। सुन लो तो सुन लो, तो क्या हुआ, तो 4-5 लड़के थे, उसमें तो 2 लड़के थे ऐसे, एक गाजियाबाद का था, एक यूपी का था। अब गाजियाबाद वाले जो शहर का टच है तो सिगरेट पीने की आदत हो, एक यूपी वाला था वो गाँव का था, ग्रामीण क्षेत्र का, उसे भी सिगरेट पीने की आदत थी। समझ में आई बात है? उसने पूछा आप भी कर लेते हो? नहीं, हम ड्रिंक कर लेते हैं, वैसा कुछ नहीं कर सकते। ड्रिंक में हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कर लेते हैं। समझ में आया बात है? चलो ठीक है। चलो हमने जो खोखे वाले भाई साहब थे ना, सुनते रहा, ध्यान लगा, खोखे वाले भाई साहब से हमने कहा सिगरेट कितने की, ध्यान तो सुना चाहिए थे, इस सिगरेट की। उसने कहा सिगरेट, वही सिगरेट वहाँ गाँव के अंदर 5 रुपये की वो बेच रहे 15 रुपये की। उसने कहा ये इतनी महंगी क्यों है? भाई साहब देखो बोर्ड क्या लगा हुआ, धूम्रपान करना निषेध है, 2 किलोमीटर के दायरे में धूम्रपान करना निषेध है। पुलिस वालों का भला, यूँ कहा पुलिस वालों का भला हो, उसकी मदद से हम बेच रहे हैं। समझ में आया बात? 15 रुपये की सिगरेट, और भीड़ लाइन लग के बिक रही। सोच लो, एक ही खोखा सामने, उसको पुलिस का भी हाथ होगा, पुलिस वाले भी ऐसा करते होंगे। एक सिगरेट का दाम 15 रुपये, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। एक सिगरेट का दाम कितना? 15 रुपये, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। सिगरेट है थी कितने की? 5 रुपये। मैंने पूछा भाई साहब एक दिन में कितने पीस बेच लेते हो? यार सुबह से शाम तक भीड़ आती रहती है, लगभग 3000 पीस बेच लेता हूँ। कितने हो सकता है? 5000, एवरेज 3000 से मेरे नीचे रहती है। पूरा कर लेना जरा, बता दिया 45 कितना बैठा का? 4,50,000 एक सिगरेट की पीस की कीमत है। 4,50,000 बंदा दिया 45 नहीं हुआ क्या? कितना बैठा का? कितना बैठा का? 4,50,000, 45,000 एक दिन की इनकम है। 45,000 एक दिन की, 45 मान लो, 40 मान लो एक दिन की इनकम। और एक साल में कितने महीने? 40 मान लिया मैंने से, 40 की गुणा कर लो तुम, किस 30, एक महीने में 30 दिन हो, 4×12, 4×12 में बैठा का कितना बैठा का ये बता दो मुझे। 1,20,00,000 के आसपास बैठ जाएगा, 1,20,00,000 के आसपास मान लो, 1 करोड़ भी इनकम है। अब वो बताओ, उसका तो ना तो पैन कार्ड है, लोगों को पता क्या दिखाई देगा दूर से, ये तो बहुत गरीब आदमी, इसकी क्या इनकम होती होगी। लोग आ रहे जा रहे 15 रुपये की सिगरेट बेच रहा। ये एक उदाहरण ना, आप अपने गांव में आसपास देखो। चलिए सोचो, अपना उदाहरण देता हूँ, जाओ अपने उदाहरण पर जाऊँ। ठीक है, मैं पिछले कई साल से पढ़ा रहा हूँ, आ जाओ। मैं टैक्स के दायरे में आना चाहिए था, आ नहीं सकता, सुनने ध्यान लगा अच्छे तरीके से, लेकिन आया नहीं आज तक। ठीक, लेकिन लोगों को पता नहीं कि पास बहुत पैसा है, सुन लो इधर देख लो ध्यान से, लेकिन है नहीं ऐसा। जरा जाओ पहले नंबर पर, पढ़ाने स्टार्ट करा हुए ना, सुन लो। एवरेज मान लो मेरे पास 100 बच्चे आते थे। कितने? 100 बच्चे आते थे। एक बच्चे की एक महीने की इनकम एवरेज जोड़ लो, 10th और 12th की दोनों जोड़ कर मान लो, सुन लो ध्यान लगाकर, 10th और 12th की दोनों जोड़ कर मान लो, टोटल जो फीस बैठी, टोटल 10th की 12th की। वैसे मैंने सबसे 1500 रुपये लिया ना, बहुत पैसे चेता था यार समझो 1500 रुपये, तो दोनों की एवरेज दोनों जोड़ कर मान लो 1200 रुपये। कितनी? 12 एवरेज 1200 मान लो, 1200 कैसे मान लो? 1200 रुपये छोड़, 10वीं की 1000 है ना, ऐसा समझ। और इसकी 1500 तो 1200 मान लो। नहीं मान सकते ना इस तरह, मान लो। तुम बताना, मैं टैक्स के दायरे में आना चाहिए था, नहीं आना। मान लो 1200 बैठो, गुना करो उसकी बैठेगी, गुना करो। 100 बच्चे पढ़ रहे क्लास में, तो 12 की बैठेगी 1200,
00 120,000 1,20,000 ये मंथली वाइज मुझे पे करते हैं। ये एक महीने की इनकम है मेरी, एक महीने की इनकम 1,20,000 मिनिमम, 1 लाख मान लो, इतने मैंने कमाए पहले, अब नहीं है। समझ में आया बात? इंटरेस्ट छोड़ देना, पढ़ रहा हूँ ना खुद। तो 1,20,000 होगा, इसे मोटे मोटे तरीके से 1 लाख मान लो। इतना सब बच्चे यहाँ बैठ के जोड़ते थे, इनका सबका ये काम था। पीछे जो बैठे थे ना, पीछे जो नेतागिरी करना पढ़ने नहीं आते थे, जो मेरे हिसाब जोड़ने आते थे सीधे बैठ कर, समझ में बात है? हाँ हाँ, यही काम करते हैं बैठ कर। ठीक, यहाँ से इस वाले बैच इतने पैसे आ रहे होंगे तो इस बैच ये भी जोड़ देते एक बार बैठ के इस तरह ही। फिर पता क्या बोल रहे थे, इतना पैसा कहाँ जा रहा। 1,20,000 सुन लो 1,20,000 मोटे मोटे तरीके से। अच्छा मैं एवरेज बता रहा हूँ, 70-80 के पास मुझे पड़ जाते थे जब मैं ठीक ठाक तरीके से पढ़ाता था। 1,20,000 मान लो। अब मुझे जरा गुणा करो इसकी ना, 12 तो गुणा कर दो। जब 12 से गुणा करते 1 साल में 12 महीने हो, क्या मैं 2.5 लाख भी नहीं कमा पाया? लेकिन मैंने आज तक सरकार को टैक्स नहीं दिया। तुम लोग गुणा करके मैं अपना खर्चा भी काट कर बता दूंगा तुम्हें। 12 किसमें गुणा करो, 12 12 144 कितने बैठेगा? 144, 12 12 144 बैठेगा, यानी कितने बैठेगा बताओ? 0 14,40,000। ये 1 साल की इनकम है मेरी। और सरकार कहती है पता कितनी? मान लो मैंने 5 लाख का खर्चा भी कर दिया, 5 लाख का खर्चा 1 साल के अंदर कर दिया, और सरकार मांग रही 2.5 लाख पर, मेरी इनकम इतनी। ऐसे ऐसे कितने टीचर पढ़ा रहे होंगे भाई हमारे गाँव में, घर घर पढ़ा रहे ऐसा। तो सोच लो उनकी कितनी। ये तो एक जो मैं ना ऐसे ऐसे इंसानों को जानता हूँ जो पूरे दिन ना छोले पूरी बेचते हैं बैठ कर। समझ में आया बात? इनकम उनकी, इनकी भयंकर वाली इनकम है उनके। खाने में सबसे ज़्यादा पैसा। एक बार जिसने खोला ना, इसका काम चलता बन चुका, वो कभी खाली नहीं रह सकता। समझ, खाने में कभी बिजनेस करना हो, अगर एक बार सेटल हो गए तुम, जिंदगी भर पैसा कमाओगे। समझ में आया बात है? जिंदगी भर पैसा कमाओगे। यहाँ तो मैं जानता हूँ। अब तुम अपने आसपास ना इकोनॉमिक्स को ना, ये लोग ये नहीं बताओ जिनकी 14 लाख रुपए के आसपास इनकम है 1 महीने की, 1 साल की, तो ये समझ जाओगे डायरेक्ट टैक्स में नहीं आने चाहिए थे नहीं, तो फिर इन्होंने टैक्स क्यों दिया? इन्होंने टैक्स की चोरी करी नहीं करी? तो फिर भारत सरकार को क्या मेरे पास आना चाहिए? अब मुझे टैक्स में दायरे में लाना चाहिए? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भारत सरकार को आज तक ये आइडिया कोई नहीं दे पाया कि कैसे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये झोपड़ी के अंदर ठेले लगा ये अंडे बेचते हैं, नमकीन बेचते हैं, दुकान लगाते हैं, तुम लग रहा गरीब हैं। अरे भाई साहब, जो यहाँ फली के ठेले लगा कर खड़े हुए ना रुड़की में, उनकी 3 फ्लैट मौजूद है। 3 फ्लैट है उनके पास, कहीं लाख रुपए के। समझ बात है? एक फल की ठेली वाला, सुन लो पहले ध्यान से, एक फल की ठेली वाला, उसकी लड़की मेरे पास पड़ी हुई थी, आए समझ बा? तो उसने पता क्या कहा? सर हम ना आप ना हमारे नए घर पा जाना। मैंने कहा नया घर? 3 फ्लैट तुमने पहले ले रखे, 4थे फ्लैट का उद्घाटन करने मुझे बुलाया, और पनीर वाली दावत करी। वो क्या करता? सिर्फ एक छोटी सी ठेली लगा कर फल बेचता। आए समझ में? 4था फ्लैट ले लिया उसने। और पिछले ना मैं 3 4 5 साल तो इस तरह देख रहा था सर, फ्लैट लेते चले, जिसके अंदर 3 4 कमरे, जिसकी कीमत करोड़ों को, रुड़की के अंदर। इतना बुरा हाल है। समझ में आया बात है? ठीक। अब तुम मुझे एक बता दो जरा, सरकार अब मुझे बता दो, जो असंगठित क्षेत्र के लोग या संगठित क्षेत्र के लोग, असंगठित क्षेत्र किसे बोल रहे? जिसे एमएसएमई बोल रहे हम, छोटे छोटे जो लोग ठेले लगा के बेच रहे, तुम्हें लग रहा गरीब है? इनके घर देखना कभी जाकर अच्छी तरह ढंग से। समझ में आया बात है? फिर बताएंगे तुम गरीब अमीर। सुन लो, ठीक। मैंने कहा भारत के अंदर ना पैसे की कमी नहीं है, करने वालों की कमी। लोग बच के भागते हैं। उसके बाद सुनो, तो एक बच्चे ने, मैं पिछले साल पढ़ा रहा था, 2020 के बाद 2021 से पहले, उसके बीच में पढ़ा रहा था, बीच में दिसंबर 2020 के आसपास में पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो ये पढ़ा रहा था ना मैं, तो एक बच्चे ने मेरे से पता क्या पूछा? भाई जी ये बता दो मुझे कि जो है ना, ये जो असंगठित क्षेत्र के लोग, ये जो खोखे वाले हुए, जो आप उदाहरण दे रहे, इन्हें कैसे टैक्स के दायरे में ला जाए ठेले वालों को? मैंने कहा जितने भारत में जोड़ लो कितने ठेले वाले, एक बार आंदोलन कर दिया ना, समझ में आया बात है? ठीक। और कितने असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, टैक्स लेना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक, वो राज्य सरकार ले सकती है, केंद्र सरकार ने लिया होगा, राज्य सरकार। सुन लो, एक बात सुन तो लो। तो पता क्या हुआ? जरा मुझे ये बता दो कि सरकार को क्या किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार ने पता क्या करा? सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को कर दिया कम, कि यहाँ तो सारी कमाई कम हो,
इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया, ये कारण है। पैसा कैसे ना तो कैसे निकलने के लगाई, ऐसा निकल लगी सरकार पैसा, ठीक। लेकिन ये भी बड़े बड़े खतरनाक, देखे ना तुम, देखे जितने भी दुकान वाले, खाने की दुकान है जिनकी, इनका पैन कार्ड नहीं होता, सब तो ब्लैक मनी इनके पास, घरों में दबा कर रखते हैं, खाते में डाल नहीं सकते हैं, समझ नहीं बात। इनके घरों को तलाशी ली जानी चाहिए, ले नहीं सकते। इनके घरों की तलाशी क्यों, आम आदमी के घर की तलाशी क्यों नहीं होगी? उसके लिए होगा ना जिसका पैन कार्ड पैसे ज़्यादा दिखाई देगा। अगर इनके घर की तलाशी ली जाए ना तो मोटी मोटी रकम निकलने वाली, जो बड़ी बड़ी गट्टियाँ निकलती है, बड़ी बड़ी पैसों के जो निकलते हैं, इनके घर में तो निकलते हैं। लेकिन इसमें सब शामिल हो, सब पुलिस वालों के पास ही पैसा जाता, समझ में बात, पुलिस वालों के पास, ठीक, उनका सबका यही काम है, समझ में आ बात है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सीख चुके तुम? किसी बच्चे को दिक्कत? कौन? इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत? ए छोकरिया, तो डायरेक्ट टैक्स बेहतर, इनडायरेक्ट टैक्स बेहतर? डायरेक्ट टैक्स बेहतर, इनडायरेक्ट टैक्स बेहतर? ए अब फिर मेरा सवाल कि भारत के अंदर डायरेक्ट टैक्स बेहतर, इनडायरेक्ट टैक्स बेहतर? आप बताओ। भारत सरकार अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाते चली जा रही, प्रत्यक्ष कर को कम करती चली जा रही, सही है गलत है? अब भारत सरकार की टोटल टैक्स तो कमाई 58 पैसे, भारत सरकार कर रही खर्च 100 रुपए 100 पैसे, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये जो भारत सरकार कर रही कि प्रत्यक्ष कर को तो कम करती चली जा रही, अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाते चले जा रही, आपका इस बारे में क्या कहना? वो तो भी आपको समझ में आ चुका। मैं आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? मैम चुप हो जाओ, आपका नंबर मिलना, और दिमाग में सोच लो, बताओ, आप बताओ आपका इस बारे में क्या कहना कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर को तो कम करती चली जा रही, अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाते चली जा रही, कमाई सरकार की टोटल 58 पैसे, यानी 60% भी नहीं है, भारत सरकार को 100 रुपये खर्च करने तुम्हारे ऊपर, तो बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना कि डायरेक्ट टैक्स बेहतर है, इनडायरेक्ट टैक्स बेहतर है? वैसे तो मतलब कि प्रत्यक्ष कर ही अच्छा है, क्योंकि उससे ना कुछ ऐसे भी मतलब में हो, मतलब कि आम उपभोक्ता हो गए, उन्हें भी पे करना पड़ा जीएसटी, तो हमें ना कोई अलग मतलब की तरीका निकालना चाहिए जिससे कि मतलब कि आपने खुद ही बता दिया रिफॉर्म की जरूरत है, तरीका निकालना चाहिए। अब बताओ, कर प्रणाली में सुधार की जरूरत है, आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर? प्रत्यक्ष कर बेहतर है, अप्रत्यक्ष कर बेहतर? बढ़ाने में प्रत्यक्ष कर सही है, आया समझ में? ये तो बता, प्रत्यक्ष कर सही है? आप बताओ, प्रत्यक्ष कर सही है या प्रत्यक्ष कर सही है? आप बताओ, आप बताओ, प्रत्यक्ष कर ही क्यों सही है? आप बताओ क्या कहना इस बारे में? क्या आप बताओ, आपका क्या मानना, प्रत्यक्ष कर सही है, प्रत्यक्ष कर सही है? प्रत्यक्ष कर, अच्छा आप बताओ, बताओ प्रत्यक्ष कर सही है, ये ना। ये जो लोग है ना, जो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, इन्हें टैक्स के दायरे में कैसा लाया जा? भारत सरकार को ऐसा सुझाव आज तक कोई नहीं दे पाया। भारत सरकार का पोर्टल खुला पड़ा हुआ, भारत सरकार हर साल इनिशिएटिव देती है, पहल देती है, जैसे सुझाव दे देगा ना, आज उसे अवार्ड मिलेगा, हर एक साल मिलेगा अवार्ड। बताओ कैसे टैक्स लगाए जाएंगे? जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं ना, ये काम करते हैं, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो काम करते हैं, इन्होंने आज तक भी कोई टैक्स के दायरे में नहीं ला पाया। मैं भी उनमें से एक हूँ। बताओ क्या किया जाना चाहिए, ऐसा क्या किया जाना चाहिए? ठीक, मैं ना ऐसे चाय वालों को जानता हूँ, एक दिन के चाय वालों को, ग्रुप है चाय का पूरा, एक दिन की इनकम है ना उनकी, चाय बेचने वाले को, लोगों को लगता है चाय बेचते हैं, उनकी इनकम 30 लाख रुपए एक दिन की। देखो सुना ध्यान से, एक दिन की जो इनकम है 30 लाख रुपए, ऐसे चाय वालों को जानता हूँ मैं। एक बार तुमने खाने के अंदर कोई भी बिजनेस कर लिया ना, जिंदगी में कभी भी विफल नहीं होने वाले तुम, कभी भी। ये असंगठित क्षेत्र, भारत सरकार के ना सबसे ज्यादा रोजगार असंगठित क्षेत्र के अंदर ही मौजूद है।
भारत सरकार के सारे के ज्यादातर रोजगार असंगठित क्षेत्र के अंदर मौजूद है। और एक बात और सुन लो, रही रोजगार की बात, जिस दिन भी कभी तुम अपना काम जोड़ लोगे कभी विफल नहीं होने के। हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन जिस दिन सेट हो जाएगा तुम्हारा उस दिन तुम्हें कोई नहीं काट सकता। ये रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ तुम। नंबर फर्स्ट, क्योंकि भारत का जो भविष्य है ना, भारत का भविष्य कभी भी वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बात पहले भी पढ़ाई थी क्लास के अंदर, समझ आए? यानी भारत का जो भविष्य, भारत सरकारी नौकरी के अंदर अपना भविष्य तलाश रहे। आज ही भारत के अंदर ना संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र दोनों को मिलाकर ना टोटल 23 करोड़ रोजगार बैठेंगे। भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है, एक तो 141.9 करोड़ के आसपास जनसंख्या भारत की। तो भारत सरकार इतने सारे रोजगार कहाँ से देगी? इसलिए ये बात दिमाग में धारण कर लो, इस सरकारी नौकरी वाली मानसिकता ना आज ही त्याग दो। भारत सरकार सभी को नहीं रोजगार दे सकती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम। और जहाँ जहाँ सरकारी क्षेत्र थे ना, मैं कहता हूँ एक क्षेत्र डूब गए या उन्हें बर्बाद कर दिया गया पूरा। सरकारी क्षेत्र, एक तरफ सरकारी क्षेत्र, दूसरी तरफ मुफ्त, दिमाग में आया है? समझ में आया बात? या पूरा अमेरिका प्राइवेट टोटल, समझ में आया बात? या उनकी सोच पूंजीवादी सोच है, समाजवादी सोच नहीं है उनकी, समझ में आया बात? या और वे ना निजीकरण को बढ़ावा देते हैं और तुम सरकार का विरोध करते हो। समझ में आया बात? तुम सरकार क्या करते हो? विरोध करते हो कि सरकार सब चीजें प्राइवेट करती चली जा रही। तो थोड़ा पता किसके साथ सोचना, पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करो, अनपढ़ों की तरह बिहेव ना करो। ओके, अब बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना? मेरा कैसा मानना, मेरे हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? ठीक, मेरे हिसाब से इन लोगों को टैक्स के दायरे में कैसे लाना चाहिए, मैं अपनी राय दे रहा हूँ पर्सनल। मेरे हिसाब से इन लोगों को टैक्स के दायरे में कैसे लाना चाहिए, समझ में आ बात है? ठीक, इतनी जल्दी तो आने वाले नहीं, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स वाले ने ये भी टैक्स से बचते हैं। और मैंने तुम्हें बताया ये रियल इस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्या केवल भारत के अंदर 4 करोड़ ही लोग मौजूद है? ये तो दे नहीं रहे जो डायरेक्ट टैक्स वाले, इनडायरेक्ट टैक्स वालों तो निकलवा लोगे तुम। आए समझो, चार्ट इतने मारोगे ना तुम्हारा याद है, क्योंकि तुम सरकार है बेटे। अगले वाला चुनाव आना ना, गिरा देंगे उसमें, गुड्डू भैया कहीं और वोट डाल लेंगे। समझ में आ बात है? मुन्ना भैया भी ठीक, और तुरंत बोल देंगे, बोल देना कालीन भैया को ए बात समझ में आ कि वहां पे वोट मत देना, राजनीति होगी उसकी सीधी। ए गुड्डू भैया की बहन, किधर देख रहे हो तुम? भारत का भविष्य समझ में आया? अपनी राय दूंगा। अगर मैंने अपनी राय दे भी दी ना तुम आया समझ में, तो इससे एक नुकसान ये होगा, तुमने टैक्स की चोरी करनी सीख जाओगे। समझ, इसलिए मैं तुम्हें ना अपनी राय नहीं दे सकता। एनीथिंग काम करना मेरे बस की बात नहीं है, है? मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी। इस संदर्भ में ना नहीं, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम ना इन फ्यूचर ना पक्का 100% टैक्स की चोरी करना सीख जाओगे। हाँ डाल ले, तो खाते में डाल ले पैसे, तो बेवकूफ बने। आज तक दुनिया में इतने महान अर्थशास्त्री हो चले आए, भारत ना आज तो कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं आया ये बता सके असंगठित नोबेल के लिए रख दे क्या कियो ना कि भारत के अंदर कैसा असंगठित क्षेत्र के अंदर तो पैसा निकाला जाए और इन लोगों को ना टैक्स के दायरे में लाया जाए। समझ में आया बात? है भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही, पूर्णतः प्रयास कर रही। भारत सरकार ये चाहती है 2 पैसा और कहाँ से आ जाए, कम से कम 60% तो हो ही जाए, 58% पे गड्डी लटकी हुई। समझ में आया बात? है और भारत सरकार देखो, तो क्या भारत के टैक्सेशन सिस्टम है, क्या भारत की जो टैक्सेशन प्रणाली, क्या उसके अंदर इतनी अक्षमता नहीं है कि भारत के लिए आय का सर्जन कर सकती हो? कि भारत से पैसा मांग कर एक आते हैं, बेटा 40 रुपये दे दो, लाओ इस बार हम 100 रुपये मैंने खर्च करने वाले, 58 पैसे मैंने कमाए, 60 पैसे, इसमें 40 रुपये दे दो। ठीक, गुड्डू भैया से मांग रहे पैसे समझ में नहीं है
बात समझ में आया? क्या करना चाहिए? हम ना देखो, भारत ना, भारत के लोगों को गरीब मानते हो तुम, गरीब है नहीं, यहाँ से गरीब हो। कहाँ से? समझ में आया बात? समझ में आया क्यों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक्स है ना, और तुम भारत के लोगों से एक एक रुपया मांग सको, मांगना बिल्कुल नहीं, ऐसा तकनीक बनाओ, एक एक रुपया तुम्हारी होली मांझा एकदम तुरंत 135 करोड़ रुपए का, 141 करोड़ रुपए जा रहा है, 140 करोड़ रुपए एक बार मांगेंगे। बस तुम्हारे पास ऐसा कोई टेक्निक्स होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए। है तुम्हारे पास ऐसा तकनीक? जिस दिन तुमने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया ना, यूँ समझ जाओ दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे तुम। और जितनी भी ये OTT प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां ना, ये मोबाइल फ़ोन के जरिए घर घर तक पहुँच चुकी अपना सामान लेकर। 4 बार ऐड दिखाओगे तुम, देखोगे तुम मीशो पर बैठ बैठ कर ऐसा कर कर उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर देखोगे। जब घर आगा ना, उसके अंदर तो प्रोडक्ट कुछ और निकल रहा, फिर उसकी आलोचना ही करोगे, इसमें सामान बढ़िया नहीं है। वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे बचो। ठीक, जो गाँव की महिलाएं पागल नहीं है, जो फेरी वाला आता है उसके साथ 8 बार लड़ती है और तुमने कहती है बेटा हल्का हाथ रख, समझ में आई बात? है ठीक, और उसके साथ खींचना झपटी करती है, वो भी 20 बार ना, समझ आई बात है? उसकी महिलाओं की कपड़े को ना, कपड़े को ऐसे पकड़ कर ऐसे खींच कर देखती है जान लगा कर। ठीक, 1200 का सूट ना 150 रुपये में बेचता हुआ देखा मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माता, चुप जाओ, मेरी माता की खास बात है, जब भी सामान खरीदती है ना, जब भी कहीं सामान खरीदती है, पहले उसका सारा सामान खुलवा के टोटल जितने भी कपड़े उसके पास मौजूद है, टोटल सारा का सारा। उसके बाद नहीं, जब सामान देखती भी रहेगी और एक ही बात बोल लगी, पता क्या बोल लगी? ऐसा सामान ना नहीं मेरे हिसाब का नहीं है, और उसकी दिल पत्ती नहीं चलते रहेंगे तो सामान बेच रहा होगा। जैसे जैसे दूसरे वाले जो फेरी वाला आता है ना, उसकी बड़ाई करती रहेगी। वो तो एक बार आया था, वो ऐसा सूट देख रहा था, दाम कम बताएगी जान पूछ के दाम जान पूछ के कम बता गई। समझ में आई बात है? उसका भी फिर दिल भरा था, लास्ट तक बोनी तो करवानी पड़ेगी। ठीक, फिर बोनी ऐसी करवाई जाएगी, बस आराम से 50 रुपये 100 रुपये। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? देखो, आज तुम्हें किसके बारे में पढ़ना? MSME के बारे में। MSM, इसे बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इधर देख लो, MSME पहले समझ लो। अभी कहाँ लिख रहे हो, बदतमीज होगा तुम। भारत सरकार ने ये बताया, भारत सरकार ने ना, हेलो, भारत सरकार ने बताया कि भारत के अंदर ना 6 करोड़ MSME है। 6 करोड़ MSME। कितने? 6 करोड़ MSME। किसे बोलते हैं MSME? मान लो तुमने कोई रोजगार शुरू करा, उस पर 4-5 लोग तुमने एक साथ लगा लिए, उस MSME बोलते हैं। 5-7 लोग तुमने रोजगार दे दिया, और 6 करोड़ MSME है। अगर एक रोको से तो भारत में ना 6 करोड़ MSME है। सुन लो ध्यान से, कितने करोड़? 6 करोड़ MSME है। लेकिन ये 6 करोड़ MSME ना, आज सर्च करना अच्छे तरीके से, 6 करोड़ MSME केवल 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। रुक जाओ, 6 करोड़ MSME है। एक MSME में अगर 5 लोग भी काम करते, 5 करते नहीं, 20-20 करोड़ लोग काम करते हैं इसमें। और तुम समझाना मुझे MSME हो क्या, इस सर्च कर जाना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। खुद देता हूँ सर्च करने के लिए। अब एक MSME में अगर 5 करोड़ लोग भी काम कर रहे हैं, 5 करोड़, सुन लो ध्यान लगा, 5 करोड़ लोग भी काम कर रहे हैं ध्यान से, तो जो 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, 5 कितना होगा? कितना? तो कितने बैठेंगे? 30 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो ये क्या चौचलेबाजी हो रही भाई? ये क्या हो रहा? यानी एक MSME के अंदर अगर 5 करोड़ लोग भी 5 लोगों को काम मिल रहा, तो ये समझ जाओ टोटल कितने बैठे? 30 करोड़ लोग। तो रोजगार 30 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए, 11 करोड़ जो लोग उन्हें रोजगार ही क्यों मिल पा रहा? इसका मतलब कुछ MSME ऐसे जो फेक है और रजिस्ट्रेशन कराए हुए भारत सरकार के अंदर,
भारत सरकार उन्हें पैसा भी दे रही। भारत के जो बैंक है ना, इनको पैसा बांटते जा रहे हैं, एमएसएमई को पैसा बांटते जा रहे हैं। अब भारत सरकार का जो रिपोर्ट आया था ना, उनका कहना था कि सरकार है ना, इसके लिए जो पैसा सारा डूबने वाला है, एनपी होने वाला। इसका मतलब कुछ एमएसएमई है ही नहीं। इस पर हमारी चर्चाएं कल होगी। एमएसएमई का टॉपिक दिया सर्च करने को तुम्हें, ठीक।